अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा अकबर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में। और आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और हम जैसे कि शहर की अपडेट्स की जब बात करते हैं तो आज जब आ रहे थे तो हमने देखा कि EVM कॉजवे, जिसकी मैंने पहले भी जिक्र किया कि वहाँ पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। और कराची में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ब्यूटिफिकेशन के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो शहर कराची है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना बहुत ज़्यादा अहम है और हंगामी बुनियादों पर होना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना ये चैलेंजेस अवाम फेस कर रहे होते हैं। एक तो पानी, बिजली, गैस के मसाइल अलग हैं और ट्रैफिक के मसाइल अलग हैं। लोगों को अगर पहुंचना हो तो उसमें खासी ताख़ीर हो जाती है। बहरहाल हम भी आपके साथ हैं कुछ मिनटों की ताख़ीर के साथ। और आज हमारा जो शो है उसमें एक ऐसी मेहमान हमारे साथ मधु हैं। जैसे हमने आपको पिछले दिनों भी खबर शेयर की थी, मिराज अख्तर साहब जब हमारे साथ मौजूद थे, तो जो लेडीज़ कांस्टेबल्स हैं उनको ऐड किया गया है पुलिस स्टेशन के अंदर, ताकि जो भी ख़वातीन अपने मसाइल लेकर आएँ, मसले लेकर आएँ, तो उसमें हो क्या कि वहाँ पर जब कोई लेडीज़ अवेलेबल होगी किसी डेस्क के ऊपर और इन्फॉर्मेशन डेस्क के ऊपर उनको मिलेंगी, थाने के अंदर मिलेंगी, तो वहाँ पर वो जाकर एड्रेस कर सकती हैं अपना कोई भी मसला। तो ख़वातीन क्योंकि थाने जाने से बहुत ज़्यादा डरती हैं, उमूमन कोई भी अपनी जो है वो परेशानी लेकर या शिकायत लेकर नहीं जाना चाहती हैं। और बहुत सारी ख़वातीन को ऐसा भी होता है कि वो जाना भी चाहें लेकिन उनको इतनी हिचकिचाहट होती है कि अगर मैं चली भी गई तो मैं कैसे जो है ना, वो मर्द हजरात का भी एक रोब होता है और पुलिस वालों का तो खासा होता है। तो ये अच्छा है कि एक सॉफ्टवेयर इमेज बिल्ड करने के लिए और अपनी शिकायत को ख़वातीन ख़ुद भी लेकर जा सकती हैं और रिजॉल्व करवा सकती हैं। तो इन लेडीज़ डेस्क कायम की गई है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ अलीना राजपुर साहिबा मौजूद हैं, आप SP जमशेद टाउन है। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप, पहले तो ये बताएं। वेरी वेल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो अलीना, ये जो बनाया गया है, ये कितने थानों में इस वक्त जो लेडीज़ कांस्टेबल हैं वो मौजूद होंगी और क्या रोल होगा, क्या मकसद है इसका? ये जो वुमेन फैसिलिटेशन डेस्क्स हैं ये ईस्ट जोन के सारे थानों में 40 हमारे पास पुलिस स्टेशंस हैं, उनमें ऑपरेशनल हैं। इनका मकसद ये है कि जब भी, वैसे जैसे आपने बात की कि जब भी कोई खातून थाने में एंटर होती है तो बड़ा डर खौफ सा फील होता है और उसके बाद अपने मसले को अच्छी तरह से वो बयान भी नहीं कर सकती अगर सामने बात करने के लिए कोई मर्द मौजूद हो। उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो अपने मसलों का अच्छे तरीके से हल निकाल सकें, अच्छे तरीके से वो बता सकें कि उनको क्या दुश्वारी या मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और आसानी से उनके मसले का हल निकाला जा सके, ताकि वो रिलैक्स होकर बात करें। इस वजह से ये पुलिस लीडरशिप अंडर द डायरेक्शंस ऑफ IG एडिशनल IG कराची और DIG ईस्ट के इंस्ट्रक्शंस पे बनाए गए हैं पूरे ईस्ट जोन में। सही। तो अलीना, ये इसके क्या टाइमिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? हर शिफ्ट में होंगी, लाइक सुबह में, दोपहर में, शाम में, हर वक्त अवेलेबल होंगी, या कोई टाइम होगा कि इस वक्त जो है ना वो ख़वातीन कांस्टेबल्स अवेलेबल हैं तो आप इस टाइम जा सकते हैं शिकायत के लिए? ये हमारे पास वैसे टाइमिंग के स्लॉट्स है कि सुबह से हमारे पास ये अवेलेबल होंगी टिल लेट नाइट। टिल लेट नाइट ये हमारे पास अवेलेबल होंगी और इन डेस्क्स पे ये ऑपरेशनल रहेंगी, ताकि जिस भी टाइम ये खातून या कोई भी फीमेल कंप्लेनेंट आ सके तो उनकी जो शिकायत है उनको सुना जा सके। कब से जो है ये स्टार्ट हो गया? ये इसको स्टार्ट हुए फुली ऑपरेशनल हुए आई थिंक अबाउट 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ। कैसा रिस्पॉन्स है अलीना इस वक्त? अच्छा रिस्पॉन्स है। पर्टिकुलरली हम लोग फीमेल कंप्लेनेंट्स की बात करेंगे तो वो जब भी पहले हमें शिकायत होती थी कि हम थाने जाते हैं तो हमारे से थानेदार मिलता है, हम उनको बता नहीं सकते, या जो हम सीनियर ऑफिसर्स हैं, लेडीज़ ऑफिसर्स, उनके पास आना होता था। लेकिन अब वो बताती हैं कि वो थाने जाती हैं तो उनको अच्छी खातून को सामने देख के बड़ा वो रिलैक्स फील करती हैं कि कोई खातून सामने बैठी हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वैसे ख़वातीन उमूमन क्या रुझान था? कंप्लेंट्स लेकर आती भी थी, नहीं आती थी, अब आने लगी हैं? क्या चेंज नज़र आ रहा है या लोगों का भी पता ही नहीं है? नहीं, आई थिंक अवेयरनेस देते जा रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। वैसे अमूमन ख़वातीन आती थी बट बड़ी हिचकिचाहट सी उनको फ़ील होती थी थाने आते हुए, या वो कभी कभी आके बड़ी जो है डर खौफ से कोने में बैठ जाती थी जब तक उनको कोई पैसिफाई करता था, कोई उनसे कहे कि मैडम कोई इशू नहीं है। अभी हम उनकी अवेयरनेस देते जा रहे हैं लेकिन अच्छा रिस्पांस है। हमारे पास फीमेल कंप्लेनेंट्स का रेशो बढ़ा है जिससे हमें लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप और इसके हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। ज़बरदस्त। तो यकीनन पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए, ख़वातीन को भी वही उतना ही इख्तियार हासिल है और उमूमन कंप्लेंट्स लेकर वो जाती हैं तो ये भी इंकरेजमेंट है कि ख़वातीन अपनी कंप्लेंट्स लेके खुद जाएँ। ज़्यादातर क्या कंप्लेंट्स लेकर आती हैं माशरे में? कभी कभार डोमेस्टिक वायलेंस की हमारे पास कंप्लेंट्स होती हैं, हमारे पास हरासमेंट कंप्लेंट्स होती हैं, कभी कभार झगड़े हो जाते हैं उनकी कंप्लेंट्स होती हैं।
सो डिफरेंट नेचर ऑफ कंप्लेंट्स होती है। हीनियस ऑफेंसेस में रेप की कंप्लेंट्स हमारे पास हो जाती हैं, तो वो फिर कोई औरत किसी मर्द को नहीं बता सकती कि क्या हरेसमेंट उसको फील करनी है, क्योंकि एक औरत ही उससे रिलेट कर पाएगी कि कैसे महसूस हुआ था जब किसी ने बुरी नज़र से देखा था। और वैसे भी महसूस करने के अलावा एक हमारे यहाँ जाहिर सी बात है, ख़वातीन के अंदर एक वो पर्दे का फैक्टर है, दूसरी बात ही हिचकिचाती हैं, शर्माती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने घरों से कभी निकली नहीं होती हैं, तो उनसे जब इस तरह से उनको इंटरेक्ट करना पड़ता था, जाकर एकदम से मर्दों के सामने बैठ जाओ। फिर वो भी था कि पुलिस वालों के जिस तरह के सवाल होते हैं, एक हमारा एक इमेज है कि ज़ाहिर है उनको भी इन्वेस्टिगेट करना है, पूछना है, तो वो एक घबराहट के यकीनन शिकार हो जाती हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा। या जो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स होती है उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई जिस्म पे मार के निशान है तो वो कैसे दिखा सकती हैं किसी मर्द को। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई खातून मौजूद हो जिसको वो अपनी दिखा सके कि मुझे इस तरह से मारा है। अच्छा, पहले क्या करते थे? वो बुलाते थे, फिर स्पेशली कितना, कहाँ से और कैसे, वक्त उसका क्या प्रोसीजर था? पहले ये होता था कि हमारे पास फीमेल जो है LPCs लेडी पुलिस कांस्टेबल्स मौजूद होती थी, लेकिन स्पेशलाइज्ड डेस्क नहीं था जहाँ पे पूरी का पता हो। हमारे पास रिसेप्शन होता था, लेकिन वो भी जो है उस पर भी मेल ऑफिसर्स होते थे। अब पहले इंश्योर किया गया कि मेल ऑफिसर्स के साथ एक फ़ीमेल भी बिठाई जाए, लेकिन इसके बाद नीड फील की गई कि नहीं, वुमेन को फैसिलिटेट करने के लिए कम्प्लीटली एक सेपरेट डेस्क होना चाहिए जिसको स्पेशलाइज नेम दिया जाए, वुमेन फैसिलिटेशन डेस्क, सिर्फ ख़वातीन के लिए, ख़वातीन पुलिस कांस्टेबल्स। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ख़वातीन का इमेज जो है वो पुलिस वालियों का जब आप भी हैं, तो मैंने सोचा था कि कोई पुलिस वाली होंगी, कोई बड़ी कोई करख्त सी खातून होंगी तो उनसे बात करते हुए भी सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल हमारी जो पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है वो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ख़ास तौर पे जब हम यहाँ पर बैठे होते हैं तो पुलिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड जो सूरत हाल है, उसके अलावा शहर के दीगर इशूज़ हैं, चोरी की वारदातें, इमलाक को नुकसान पहुँचाने की वारदातें, तो उन पर हम कंटिन्यूसली बात करते हैं और पुलिस को यकीनन तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। लेकिन किस तरह से चेंजेस लाने की बात हो रही है अलीना पुलिसिंग के अंदर? आपको देख के लग नहीं रहा कि आप पुलिस वाली हैं, माशाल्लाह यू आर वेरी स्मार्ट एंड यंग एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि ये जो गैप है पुलिस और आवाम के बीच में कम होना चाहिए, और एक जो है वो फ्रेंडली फोर्स बन के पुलिस को सामने आना चाहिए। तो क्या हो रहा है इस हवाले से? इस हवाले से जैसे कि ये एक इनिशिएटिव है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, इस तरह के बेशतर इनिशिएटिव्स हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स क्रिएट किए हैं पूरे सूबे में, ये काफ़ी सालों से ऑपरेशनल है, ताकि बच्चों की, औरतों की पहले से जो डोमेस्टिक इशूज़ से रिलेटेड, डाउरी इशूज़ से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं उनको कैटर फॉर किया जा सके। इसके अलावा ये इंश्योर किया गया है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हों वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हों। ये जो गैप है बिटवीन अवाम एंड पुलिस, ये तभी ख़त्म होगा जब हम खुद पब्लिक के लिए ऑल द टाइम एक्सेसिबल हैं। जैसे मेरे दफ्तर में कोई भी खातून हो, या मेरे अंडर जो थाने आते हैं उनमें कोई भी खातून हो, कोई भी कंप्लेनेंट हो, मेल फीमेल बुज़ुर्ग, वो आ जाएं और मैं अवेलेबल होंगी, तो मैं उनकी कंप्लेंट सुनूंगी, तो मैं उसको इंश्योर करूंगी कि मसला हल हो। और फिर नीचे से जो बॉटल नेक्स होते हैं, नीचे से जो लूप होल्स होते हैं, कोई स्टाफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, थानेदार कंप्लेंट नहीं लिख रहा, उसको हम ख़त्म करेंगे। इसी हवाले से जो सीनियर लीडरशिप है उसका फोकस इसी पे ही है कि गैप ख़त्म हो, पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अवेलेबल हो। और दूसरी एक इमेज बनी हुई है, मूवीज़ में भी देखते हैं कि सबसे मोटा बड़े पेट वाला वो पुलिस वाला होता है। हाँ, पहले था भी ऐसा, लेकिन अब बहुत बेहतर अब चेंज हो रहा है, अब ये बेहतर हो रहा है, और नए नए ऑफिसर्स यंग ब्लड हमारे पास आ रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई एम होपफुल कि ये बेहतर ही होगा। अच्छा, किस तरह से जो है ना वो यंग लोगों को पुलिस में, ख़ासतौर पर ख़वातीन को, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशंस की जब हम बात करते हैं तो मैंने किसी लड़की को ये कहते नहीं सुना मैं पुलिस वाली बनूंगी, तो ये फोर्स पूरी है, लोग आना चाहते हैं, ख़वातीन आना चाहती हैं, या क्या उनको लाना पड़ता है कि आपने ऐसा करना है, आओ, या कहीं से भी ढूंढ के? पढ़े लिखे लोगों का शामिल होना ख़वातीन का कितना ज़रूरी है? आना चाहती हैं लड़कियां हमारे पास। जैसे मैं ऑफिस में होती हूँ तो अक्सर ख़वातीन आती हैं कि मैडम कब रिक्रूटमेंट हो रही है, भर्ती हो रही है। हमारे पास वुमेन कंटेस्ट करके जनरल मेरिट सीट्स पे भी आ रही हैं। जैसे लास्ट अभी इस साल CSS पास करके जो लड़की थी उसने टॉप किया था, उसकी फ़र्स्ट चॉइस पुलिस थी। तो ख़वातीन आना चाहती हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेलकम चेंज। जब ख़वातीन आना चाहेंगी तभी बेहतरी आएगी। वी मेक 50% से हमारी पॉपुलेशन बनती है, 50% पॉपुलेशन के इशू सुनने के लिए सिर्फ मर्द हों और औरतें ना हों, तो फिर ये किस तरह से हम चेंज लाएंगे? सो औरतें आना चाहती हैं, अवेयरनेस आना चाहती है, इसमें एज ए सोसाइटी हमें मिलकर उनको सपोर्ट करना होगा और उनको मोटिवेट करना होगा कि वो आएँ, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग जॉब है। हर जॉब के अपने चैलेंजेस हैं, इस जॉब के भी हैं।
तो ख़वातीन आना चाहती हैं, लड़कियां काफ़ी आना चाहती हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और हमेशा जो है हम सपोर्ट करते हैं ऐसे डिसीजंस को और उसको ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ही अच्छा हो कि आज तो ये एक डेस्क बनाए, लेकिन और भी ख़वातीन जो है वो एज ए थाने में मुख्तलिफ रोल्स में हमें नज़र आए, क्योंकि फिर ये एक होता है ना कि एक बैलेंस कायम हो जाता है किसी भी जगह पर। अब आप देखें कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएँ, मीडिया हाउसेस में चले जाएँ, आपको मर्द और ख़वातीन शाना बिशाना काम करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पर भी ऐसा हो जाए तो एक वो होता है ना कि वो जाने के लिए को बड़ा डर खौफ का जो फैक्टर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें हमें रोल ही प्ले करना होगा कि जितनी एक्सेसिबिलिटी विजिबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा ख़वातीन थाने पे भी आएंगे और उनके मसले हल होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तो अलीना, साथ साथ जो पुलिस में जब आपकी ड्यूटीज़ होती हैं तो और कहाँ भी तो थाने में आप लोग फैसिलिटेशन डेस्क में हैं, वैसे नॉर्मली क्या रूटीन में ड्यूटीज़ होती हैं आप लोगों की? अगर कोई केस की तफ्तीश हो हमारे पास तो हमें कोर्ट्स जाना पड़ता है, कोर्ट्स में जाना पड़ता है। रूटीन क्राइम सॉल्यूशन में हम जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। जब वैसे 25 दिसंबर या दूसरे हमारे पास फेस्टिविटीज़ होती हैं, ईद होती है या दूसरे इवेंट्स होते हैं, उस पर हम लोग ड्यूटीज़ पर होते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि ईद की नमाज़ अच्छे तरीके से हो, बाकी सारे अच्छे तरीके से हो। ये जो जॉब है पुलिस की, इससे 24/7 जॉब। हमारी जॉब हमारे टाइमिंग्स पे डिपेंड नहीं करती, हमारी जॉब हालात और वाक़यात पे डिपेंड करती है। अगर कोई इंसिडेंट खुदा न खासा रात के 4 बजे हो जाता है तो हमने रात के 4 बजे ऑन कॉल अवेलेबल हो जाना है और साइट पे रिस्पॉन्ड करना है इमिडिएटली। तो और इस जो जॉब है इसमें ये नहीं है कि खातून है तो रात के 4 बजे कैसे उठाएंगे। वो कॉल आ जाती है कि मैडम है तो आप जो अगर अवेलेबल हैं तो मैडम पहुंच जाएं, या कोई इंसिडेंट है तो कॉल आ जाती है तो हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। सो इसी तरह से सारा दिन जो भी कुछ हालात और चीज़ें हो रही होती हैं उनको हम टाइम टू टाइम टैकल कर रहे होते हैं, प्रिवेंट भी कर रहे होते हैं, चोरों को चोरियां करने से रोक भी रहे होते हैं, वारदात को होने से, और फिर जो हो गई हैं उनको ट्रेस भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये ना आपको फिजिकली एक्टिव होना है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है खातून का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो एक पुलिस वाली बन सकती है। तो हम इस पर भी आके बात करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इमोशनली भी, जैसे जैसे केसेस ये लोग देख रहे हैं उसको कैसे केटर करते हैं। ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक इन द शो। महराज अख्तर साहब को भी वेलकम करते हैं शो में, और महराज भाई भी जो अमूमन टाइमिंग्स पर होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में जिक्र किया कि भाई इतना ट्रैफिक है कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आवाम को रोज़ाना ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि वर्सन होता जा रहा है शहर के अंदर। जितनी गाड़ियाँ हमें नज़र आ रही हैं, जितनी सड़कों की तबाहाली का शिकार हैं, और फिर दूसरी बात है कि एक गाड़ी ख़राब हो जाए बस आप खड़े रहें, कोई वो हल नहीं है उन चीज़ों का। दूसरे मुल्कों में जो है ना तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनमें एक रुझान है, लोग जो हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सहूलत ज़्यादा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो लोग ज़्यादातर जो अपनी गाड़ियाँ खड़ी रखते हैं और ट्रेन्स के ज़रिए और बसेस के ज़रिए जो अपने ऑफिस आने जाने करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो रुझान है वो ये है कि अगर मैंने बाइक ले ली है या कार ले ली है तो मैं लाजमी उसको सड़क पर लेकर आऊँगा और ऑफिस उसी में जाना है। मैं थोड़ा सा दिखावे का कल्चर हमारे ज़्यादा है, तो उसका रीज़न भी यही है। नहीं, उसका एक और मसला ये है कि अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है और इतना ज़्यादा नहीं हमारे यहाँ नहीं है। अब आप चाहेंगे कि आप वो W11 बस में लटक कर आएँ तो आपका हुलिया शो में आने के काबिल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। अब वहाँ जो बसेज हैं या इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूरोप साइड या दुनिया के किसी भी मुल्क में देख लें अलीना, तो वहाँ पर सूरत हाल यही है कि उनके तो प्राइम मिनिस्टर भी साइकिलिंग कर लेते हैं या प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना बस में सवार होकर चले जाएंगे, क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया है, निज़ाम अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारा तो हुलिया ही ख़राब हो जाए अगर आ जाए बस में तो ऐसे ही। और कॉज वे पर तो ये कोई इशू नहीं है, इसमें सिर्फ टाइमिंग का एक प्रॉब्लम है। अगर जो डंपर्स हैं उन्होंने मट्टी लेके निकलना है, क्योंकि तरक्याती काम चल रहा है, एक पुल यहाँ पर तामीर हो रहा है, तो अगर उसकी टाइमिंग ये सुबह 6 और 7 बजे 6 से 8 के दरमियान भी कर दें तो शायद ये इशू ना आए। लेकिन इनकी टाइमिंग बिल्कुल वही है जो कि लोगों के ऑफिस टाइमिंग है, और जिस वक्त लोग अपने कामों पर जाने के लिए निकलते हैं ना, तो उस वक्त यहाँ पर कोई आज 4-5 दिन हो गए ये प्रॉब्लम जो है लोगों से मतलब फेस करनी पड़ रही है। सही। तो अलीना से तो आपकी यकीनन मुलाकात होगी क्योंकि आप सीनियर क्राइम जो है रिपोर्टर हैं, यहाँ पर क्राइम हेड भी हैं। तो महराज साहब, अभी हम अलीना से बात कर रहे थे पुलिस के हवाले से कि ये जो वुमेन विंग कायम किया गया है, फैसिलिटेशन डेस्क जो कायम की गई है, ओवरऑल तो इनका ये कहना है कि बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोगों का फीडबैक कैसा मिलता है महराज भाई, क्योंकि इंटरेक्शन तो यकीनन आपसे भी होता होगा, ख़वातीन कंप्लेंट्स लेकर कितनी जा रही हैं, क्या रेशो है, क्या जो है इस हवाले से अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, हमारे थाना कल्चर जो है वो
हमेशा से ना एक खौफ का शिकार रहता है, क्योंकि थाने का नाम सुनते ही लोगों में एक अजीब सी बेचैनी और खातून कांस्टेबल देख के खौफ, लगता है कोई बिल्कुल। डंडा लेके खड़ी हुई कोई करक्सी खातून। लेकिन अब जो है पब्लिक के लिए भी मैसेज है ना कि बहुत तब्दीली आ गई है। अब अगर वो जाएंगी ना, लेडीज़ जाएंगी, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे थानों में गया हूँ। असफर मैसर साहब हैं डीआईजी ईस्ट, बहुत अच्छे ऑफिसर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, और उन्होंने जब ये फैसला किया तो मुझे बताया, तो उसके बाद मैंने इस पर बाकायदा एक पैकेज भी बनाया और हमने बात भी मुख्तलिफ की थी उस पे। मैं बिल्कुल थानों में भी गया हूँ मैं। तो अब वो लड़कियां जो अब ये नई आई हैं लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो ख़वातीन अपनी शिकायत लेकर आ रही हैं, उनकी बात को सुनना, लिखना, उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं हाँ। कि घरेलू लड़ाई झगड़े हैं, मोहल्ले की लड़ाई झगड़े, उसमें एफआईआर जो है अगर हो जाती है तो फिर दुश्मनियाँ बनती हैं और फिर वो जाहिर सी बात है मसाइल बहुत बढ़ते हैं, तो उनकी काउंसलिंग करती हैं वो। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, बलोच कॉलोनी थाने गया, कोरंगी सनत एरिया थाने गया, तो वहाँ मैंने ये देखा कि डेस्क बनी हुई है और लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। अच्छा, ख़वातीन ज़ाहिर सी बात है थाने जाने से मर्द जब झिझकते हैं तो ख़वातीन का तो ज़ाहिर सी बात है दूसरा वो बेचारी और खौफज़दा होती हैं। लेकिन अब जो है सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, पढ़ी लिखी ख़वातीन आ गई है पुलिस में। अब अलीना आपके सामने बैठी हुई है, ये अब आप ख़ुद बता रही हैं कि ये पुलिस वाली लगती नहीं है। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत खतरनाक पुलिस वाली हैं। हाँ, कुछ बताएं। क्यों? अच्छा, ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्टी का मामला बहुत है हमारे यहाँ। करप्शन के मामला ज़्यादा हैं पुलिस में, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शायद मुकम्मल तौर पे तो नहीं हो सकते। लेकिन अच्छे अफसरान के आने से कुछ फ़र्क ये ज़रूर पड़ता है कि लोगों की जो है ना सुनवाई हो जाती है। अगर उनको कोई शिकायत होती है तो उस पर कोई कार्रवाई हो जाती है, और एक पुलिस अफसर के या एहलकार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और जो दूसरे लोग हैं वो खुद एहतियात करना शुरू कर देते हैं कि भाई पब्लिक के साथ आप अच्छा रवैया रखें, रिश्वत ना मांगें उनसे, उनके काम आए, ताकि सज़ा से बच सकें। तो अलीना साहिबा ने अभी ख्याल में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान में कोई 3 SHOs के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की और उनको शिकायत मौसूल हुई, और मुख्तलिफ थानों के SHOs हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, लेकिन वो इंक्वायरी जब कंप्लीट हुई तो इन्होंने बिल्कुल अपनी जो रिपोर्ट दी उस पर कार्रवाई भी, और उन तीनों को उनकी पोस्टों से हटा दिया गया। अच्छा, बिल्कुल। और इसका खौफ ये फैला कि जो नीचे के जो एहलकार और अफसरान थे ना, उनमें एक खौफ सा फैल गया कि जी मैडम जो हैं वो बिल्कुल बख्शने वाली नहीं है, तो इसलिए एहतियात रखो। फिर तो सारे खुद ही सीधे हो जाते हैं ना, कहते हैं ना कि आपका अफसर ठीक हो या घर का सरबराह ठीक हो तो बाकी लोग ऑलरेडी खुद ही ठीक हो। पता होता है ना, अब्बा आज गुस्से में घर में घुस रहे हैं तो सारे बच्चे पहले होमवर्क करने बैठ जाते हैं। तो यही आपके साथ। तो अलीना, बीइंग खातून, जाहिर सी बात है बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे भी मेराज साहब ने बताया कि आपने बहुत सारे लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज की, ये दुश्मनियाँ, ये जेलसी फैक्टर, ये जो है ना पॉलिटिक्स हर जगह होती है, इससे कैसे निपटती हैं? क्योंकि जाहिर है इन दी एंड ये वर्दी उतार के घर भी तो जाना ही है, और आप भी एक खातून हैं, तो इन चैलेंजेस का सामना कैसे करती हैं? बाकी लोगों के तो बड़े मसले सुनते, अपने मसलों का क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो जब भी हम काम करते हैं, घर वाले, मेरी वालदा ख़ास करके बहुत ज़्यादा डरती हैं कि ये इस तरह की जॉब है और चोर, डकैत, डाकू, क्रिमिनल से वास्ता है। सबसे पहले जब आप काम करें ना, मेरा पर्सनल बिलीव है कि आपको कोई भी चीज़ खुद नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर खुदा ना चाहे तो कोई भी चीज़ फ़ायदा भी नहीं दे सकती अगर खुदा ना चाहे तो जो ये बिलीव के साथ हम काम करते हैं ना, और कोई भी चीज़ का आगाज़ करते हैं, तो उसमें जो भी फ़ायदा होना होता है वो खुदा की ज़ात की तरफ से होता है। बेशक पर्सनल स्ट्रेंस होते हैं, हर जॉब के अपने चैलेंजेस हैं। जैसे आपकी जॉब है, आपकी जॉब के अपने चैलेंजेस होंगे, हमारी जॉब के अपने चैलेंजेस हैं। बस वो यही माइंड में रख के नेक नियति से जब हम काम करते हैं तो उसका हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। हाँ, देयर आर बैड डेज, ऐसे दिन होते हैं कि बंदे को लगता है कि यार ये क्या हो गया। कुछ ऐसे केसेस सुनते हैं, उसका मेंटल स्ट्रेन ज़्यादा होता है, और कुछ परेशानी भी होती है कि ये जो है चीज़ नुकसान देगी, ये आगे चल के गले में पड़ेगी, दुश्मनियाँ हो जाती हैं। ये जो अफसरान है ये भी एंड में गले में पड़ जाते हैं बाद में कि इन्होंने, मैडम ने ऐसा किया था कहीं ना कहीं, तो वो बिल्कुल। लेकिन टाइम रहते ही ना, अगर मोमेंटरली या कुछ वक्त के लिए उसका कुछ जो है खामियाजा भुगतना भी पड़ता है, लेकिन आगे चल के ना चीज़ें हमेशा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं। और बस ये होता है कि मोमेंटरली बंदे को थोड़ा कुछ स्ट्रेन बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आप जो है पॉजिटिव चीज़ करना चाहते हैं तो बॉटलनेक ज़रूर आते हैं, ये इट्स अनअवॉइडेबल इन एनी फील्ड। अच्छा, जैसे भी मैं ब्रेक पे जाने से पहले भी बात करती कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी जॉब के अंदर होता है यकीनन, लेकिन जैसे आपने भी कहा चोरों डकैतों से वास्ता रहना, हर वक्त रहना, और फिर वायलेंस के जैसे केसेस, हरासमेंट के, रेप केसेस जैसे आते हैं, मुस्तकिल इस तरह की चीज़ों से इंसान खुद भी ट्रॉमेटिक हो जाता है एक टाइम की, यार मतलब
नथिंग इज पॉजिटिव। आप क्या पॉजिटिव देखती होंगी पूरा दिन? सुबह से जो आपकी हम तो ढूंढ रहे होते हैं पॉजिटिव खबरें, मैं तो 7-8 खबरें पढ़ते कहती हूँ भाई कुछ पॉजिटिव डालो वरना हटाओ। तो मैं ढूंढ रही थी कि पॉजिटिव बात हो, पॉजिटिविटी। आपके पास तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो कैसे इस ट्रॉमा से जो है वो डील करती हैं, और मेंटली इमोशनली अपने आप को केटर करना कितना इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि आपने कहा कि रेप के और डोमेस्टिक वायलेंस के, जहाँ जो सुन के ना आप घर जाते हैं तो रात में लेटते हुए भी सोचते हैं कि यार इसका क्या हल हो सकता है। तो ऐसे केसेस बिल्कुल होते हैं। इस पे जो फिर एक ही चीज़ होती है ना कि जो हमारे पास कंप्लेनेंट है हम उसको रिलीफ दें। जब तक कंप्लेंट को रिलीफ देते हैं ना, तो आप जैसे आपने कहा कि दिन में कौन सा टाइम होता है जब हम लोग वो 50 कंप्लेंट में से कोई एक कंप्लेनेंट आ जाने कि मैडम मेरा मसला हल हो गया, हाँ, और तो शुक्रिया, तो वो जो पीस होता है ना उसका कोई, या वो जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है उसका, वो पूरा जो टोल है, मेंटल ट्रॉमा है, वो उसमें उसको कवर कर लेता है। तो इस तरह के डेफिनेटली केसेस होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम उनको काउंसिल कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, उनके जाने के बाद फिर खुद को भी समझा रहे होते हैं कि खैर जो है दिस टू शैल पास। इस पे से फोकस इस पे होता है कि इनके मसले हल हों। अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस है और या कोई घरेलू झगड़ा है और खातून चाह रही है कि मैडम बस मेरा मसला हल कर दें, मैंने कोई कार्रवाई नहीं करानी, बस बैठ के समझा दें, तो उनको काउंसिल करते हैं। कोई रेप विक्टिम है तो उसको इंसाफ दिलवाना, उसको साइकोलॉजिकल हेल्प लेके देना, उसको रेस्क्यू करना, उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना। अगर वो हम चीज़ें कर लेते हैं उसमें हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं। जो उसमें कल्प्रिट्स होते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं, केस मजबूत बनाते हैं। और अगर किसी को सज़ा हो जाए ना तो वो सज़ा मिलना हमारे लिए जो है वो मेंटल टोल को कवर कर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही, और वो वाकई ये बहुत ज़्यादा रिलीफ साउंड करता होगा। जब मेरा साहब इस वक्त क्या हो रहा है कराची के सारे ही थानों में ये फैसिलिटेशन डेस्क कायम की गई हैं या पर्टिकुलर जोन्स में बनाई गई हैं? जैसे ईस्ट में तो हम देख रहे हैं। देखिए जी, पहले कई अदवार में फैसले होते रहे हैं कि जिस तरह की डेस्क कायम की जाएंगी, और कुछ अरसे के लिए होती थी, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता था मामला। लेकिन इस बार हमने देखा अभी फ़िलहाल जो है ना, ईस्ट जोन जो है इसमें कोरंगी डिस्ट्रिक्ट भी लगती है, इसमें मरीर डिस्ट्रिक्ट भी लगती है और ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट भी लगती है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें थाने भी ज़्यादा हैं। तो इसमें बड़े सारे कवर हो गए। बिल्कुल, और सारे ही जाहिर सी बात है। अब उसमें जब से DIG ईस्ट इन्होंने असफर मैसर ने जब चार्ज लिया, तो इन्होंने एक तो कंप्लेन बनाई कि लोग अगर थाने नहीं आ सकते तो वो डायरेक्टली जो है वो ऐप पर जाके जो अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। एक ये बड़ा अच्छा फैसला था। मैं आपको उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। तो उसमें यह है कि बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। आपको पता है कि अमेरिका में एक बंदा था, उसका घर ईस्ट में था, उसके पीछे उसके किसी अजीज़ ने ना उसकी गाड़ी उसको बताए बगैर फ़रोख्त कर दी, यानी कि उसने जुर्म किया। उसने वहाँ से कंप्लेन की। जब यहाँ कंप्लेन पे वो कंप्लेन आई, DIG ने उस पर नोटिस लिया, उसके खिलाफ FIR हुई, बंदा अरेस्ट हुआ, उसकी गाड़ी रिकवर करवा के दी। अब बताएं, हैरत की बात नहीं है कि वो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको वहाँ इंसाफ हराम हो गया। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने बड़ा काम किया, ये वुमेन डेस्क कायम करने का जो फैसला था, ये बहुत अच्छा था, और इस पर हम ये भी देखा कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैंने कई थानों के विज़िट किया, मुझे वहाँ पर ख़वातीन नज़र आई। फिर उसके बाद मैंने फिर पैकेज वगैरह बनाने की सोची, और 2-3 थानों की विज़िट करने के बाद कि भाई वाकई ऐसा हो रहा है। तो उससे फ़ायदा ये है कि जो ख़वातीन थाने जाने से या थाने का नाम सुन के खौफज़दा होती हैं, डरती हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। वो अपनी जो शिकायत एक मर्द एहलकार से नहीं कर सकती, तो वो खातून एहलकार से थोड़ा सा ईज़िली होकर अपने मसाइल जो है वो बयान कर सकती है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और दुनिया भर में ये है। हमारे यहाँ तो मेगा सिटी कराची है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसमें ऐसा था नहीं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी की सूरत है। कम से कम ये जो अब ख़ास तौर पे जब निगरान सेटअप शुरू हुआ और ये तमाम जो नए पुलिस अफसरान आए हैं, तो ये हमें काम करते हुए ही नज़र आ रहा है। हाँ, ये तो है कि मैंने पहले भी शायद जिक्र किया कि मैं अभी अलीना से बात कर रही थी, मेरा आज आप नहीं थे, कि हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं यकीनन पुलिस पर, बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हाँ हमें इश्यूज़ नज़र आते हैं इसलिए हम करते हैं। लेकिन जब भी मैं शो में यकीनन ये बात ज़रूर कहती हूँ कि जहाँ पर कुछ भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव दिखता है तो हम उसको दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। उसका समर आपको अलीना आप नज़र आ ही रही हैं यहाँ पर। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पुलिसिंग का निज़ाम और मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम की बात तो बहुत हो रही है, कुछ चीज़ें होती हुई भी नज़र आ रही हैं, मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस पर भी बात होगी, और आवाम के लिए क्या करना है इस पर डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। अलीना हमारे साथ मौजूद हैं, SP जमशेद टाउन,
और बात हो रही है लेडीज़ फैसिलिटेशन डेस्क के हवाले से भी, लेकिन साथ साथ हम ओवरऑल पुलिसिंग कल्चर पे भी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर बात ही हो जाएगी कि रमशा और ये मिराज साहब बैठकर पुलिस पे तो वैसे बहुत बातें और नंगीज करते, जब पुलिस वाले खुद मौजूद थे तो क्या हुआ। तो अलीना, कैसे इस निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है? अभी आप भी क्योंकि इस सिस्टम का जो हिस्सा होता है वो उसके मसाइल को बहुत ज़्यादा करीब से देख रहा होता है और वो उसका जवाब भी बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। अभी पिछले साल जो रिपोर्ट आई उसमें जो टॉप करप्शन के इदारे हैं उनमें सबसे नंबर 1 पुलिस का इदारा नंबर 1 पे रहा, उसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एंड वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिपार्टमेंट्स होते हैं वो नंबर 2 एंड 3 पे आए। तो ये जो नाम है पुलिस के साथ करप्शन से रिलेटेड जो जुड़ा हुआ है, वाइस वर्सा लगने लगे हैं, ये कैसे ख़त्म होगा और क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा हमारे कल्चर? चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि पुलिस का इंटरेक्शन आवाम से बहुत ज़्यादा है। जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जितना ना हो, पुलिस हर नाके पे खड़ी है, हर जगह पे खड़ी है, ट्रैफिक की भी पुलिस है, थानों में भी पुलिस है, उनकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। जब भी मेरे पास कोई कंप्लेंट आते कहता है कि पुलिस करप्शन करिए, तो ये जो लोग हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं ये आवाम से ही उठ के हमारे पास आ रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह से काली भेड़ें हैं डिपार्टमेंट में, बट देयर आल्सो पीपल जो उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कल्चर को चेंज करने के लिए ये जो हमारे पास पुलिस के लिए कंप्लेनेंट्स, हमारे पास इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जो पुलिस का एक इंटरनल मैकेनिज्म है ताकि जो पुलिस के ख़िलाफ़ हमें शिकायतें मिलें, भाई कांस्टेबल ने रिश्वत ले ली, उसने रिश्वत ले ली, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, महकमाना कार्रवाई हो, जिसमें हमारे पास पूल ऑफ ऑफिसर्स है जो 45 से 50 अफसर हैं पूरे सिंध से, जो उनकी शिकायत को सुनते हैं, फिर उन पे एक्शन लेते हैं, जिसको आईजी साहब खुद पर्सनली शेयर करते हैं और उसको जो है केटर फॉर करते हैं और उनकी शिकायत और इंक्वायरीज को पर्सनली पढ़ते हैं। डेफिनेटली करप्शन इज़ अ चैलेंज इन अ डिपार्टमेंट, लेकिन इसको हम मिल के काउंटर कर रहे हैं। इसके लिए आवाम को भी, जब भी हमारे पास होते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं, हम आवाम को कहते हैं कि किसी भी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ या किसी भी बंदे के खिलाफ कोई शिकायत हो तो सीनियर्स को आके आगाह करें। और अगर कोई कंप्लेनेंट में सदाकत है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा तो जाहिर सी बात है वो क्रिमिनल से लड़ रहे हैं ना, इल्ज़ाम लगाना भी आसान हो जाता है कि भाई ये इसने मुझसे पैसे लिए, पता चला देखते हैं कि भाई ये तो क्रिमिनल था, इसने तो चोरी की थी, इसको इसने पकड़ा था, या इसका पड़ोसी है, इसका सामान चुराया था। उन कंप्लेंट्स को इंडिविजुअली देखा जाता है करप्शन की, और फिर उस पर अगर कोई सदाकत निकलती है तो महकमा। लेकिन हमारे यहाँ एक मसला ये है, क्या ये भी एक चैलेंज है? अमूमन ये तासुर दिया जाता है, महराज भाई आप भी इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कि शायद जो निचले तबका है उनकी तनख्वाहें कम हैं, जिस पर वो जाते हैं कि ज़रूरत पूरी करने के लिए चलो भाई कुछ खर्चा पानी निकल आएगा तो वो ले लेंगे। और ख़र्चा पानी की जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ, और ख़ास तौर पर पुलिसिंग में लेके कि आप किसी भी काम पे जा, सबसे पहले लेंगे तुम खर्चा पानी दो फिर ये काम होगा। तो ये इस वजह से है क्या इस कॉज, या बस दिमाग में बैठ गया कि हम पुलिस वाला हूँ तो ले सकते? देखें, इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुझे तकरीबन 23-24 साल हो रहे हैं क्राइम रिपोर्टिंग में। अच्छा, पूरी तरह से कसूरवार पुलिस है नहीं कि देखें, अगर मैं कोई भी छोटा सा भी जुर्म करूँगा ना तो फिर मैं खर्चा पानी देने की भी सोचूंगा। अगर फ़र्ज़ कर लें मैं अपनी जैसे आज भी मेरी आदत है, मैं अपनी गाड़ी के कागजात लेके नहीं निकलता, ठीक है, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में पुलिस रोकेगी तो मेरे जहन में एक चीज़ बनी हुई है कि यार क्या होगा, कुछ ले दे के निकल जाएंगे। तो इसी तरह हमारे यहाँ जो बरसों से ये मामला चल रहा था, जिस पर अब सख्ती होना शुरू हुई है, अब तो कुछ नज़र आ रहा है कि जी सख्ती हो रही है और उस पर चालान भी हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये जो खर्चा पानी वाला मामला है ये पुलिस के साथ बरसों से जुड़ा हुआ है, ये आज का मामला नहीं है और लोगों ने खुद दे दे के उनकी आदतें ख़राब की। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे तनख्वाहें कम हैं तो ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्स्टेबल्स दिखाऊंगा जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है या 1,10,000 रुपये है सीनियरिटी के हिसाब से। हाँ, ये अलग बात है कि पंजाब पुलिस को जो फैसिलिटेट किया जाता है उस तरह सिंध पुलिस को नहीं किया जाता। उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनकी जो मराहत हैं, उसके दावे यहाँ पर कई हुकूमतों में हुए हैं कि जी हम पंजाब पुलिस के बराबर आपके जो है तनख्वाहें भी करेंगे, मराहत भी करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, कराची ऐसा शहर है, महंगाई का दौर है, खर्चे इतने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है ना थोड़ा सा बिगाड़ की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा निचला लेवल है जो इस तरह की हरकतें करता है। अच्छा, उनका किया धरा जो है ना वो भुगतना फिर ऊपर तक सबको पड़ता है। और पूरे डिपार्टमेंट का नाम, अब ये तो नहीं होगा ना कि अलीना ने किया तो जी अलीना का नाम आएगा, नाम तो पुलिस का ही आएगा कि ऐसा हुआ मेरे साथ। फर्ज करें ना, फिरोजाबाद थाने की दूध में अगर कोई पुलिस मोबाइल पे कोई एहलकार जो है वो किसी को रोक के उससे अगर 500 रुपये ले लेता है और उसकी कंप्लेन होती है, जब वो बात घूमते घूमते ऊपर तक पहुंचेगी, लेकिन तो उसमें फिरोजाबाद की पूरी पुलिस बदनाम हो जाएगी।
तो हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काली बिड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती रहती है, लेकिन थोड़ा सा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि वो जो है बाज नहीं आते। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो अलीना ये महराज भाई के पास भी कागजात नहीं है, इनका तो यहीं पे जो है काम निपटा के इनको भेजिएगा आज। तो अलीना वैसे ओवरऑल जब आपको ऐसी कोई कंप्लेंट सुनने को मिलती है आपके अपने लोगों में से, तो आप क्या करती हैं, उसका हल क्या निकाला है आपने? उस पे जब हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो पहले पुलिस वालों की अपनी पुलिस वालों के खिलाफ कि भाई इसने हमसे पैसे लिए, रिश्वत की डिमांड की, तो उस पर हम इंक्वायरी करते हैं। उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, फरियादी को मुतमईन होकर सुनते हैं, क्या हुआ, किस वजह से बुलाया था, कहाँ मिले, फिर कैसे पैसे लिए, कितने लिए। फिर एक पर पेशेंट हियरिंग ज़रूर कांस्टेबल या जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको भी सुनते हैं कि ये क्यों ऐसे अलेज कर रहा है। फिर उस पर ज़रूर कोई ना कोई एविडेंस हमें मिल जाता है। अक्सर हमारे पास कंप्लेनेंट झूठी भी होती हैं जिस पे पता चलता है कि ज़ाती दुश्मनी थी, पड़ोसी हैं, इनकी आपस में नहीं लगती है, तो इस वजह से इन्होंने ये कंप्लेंट किया है। लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस आ जाता है जिसमें हम बताएं कि हाँ वाकई इन्होंने इस हरकत की थी, तो उस पर स्टर्न एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है, इंक्वायरी, उनकी सर्विस जब्त की जाती है, सज़ाएं दी जाती हैं, तनख्वाह काटी जाती है। बेशतर हमारे पास मैकेनिज़म्स हैं, उस हिसाब से काम किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इदारे को बेहतर बनाना और फ़ाल बनाना ये सबकी ज़िम्मेदारी होती है, किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं है। जब सारे ही थानों के लोग मिलते हैं, बैठते हैं, तो इस हवाले से यकीनन बात ज़रूर होती होगी कि कैसे पुलिस को बेहतर बनाए। आज भी आपकी कोई मीटिंग है तो यकीनन एजेंडा तो सामने आता होगा कि हाँ हमें ऐसे करना है और बेहतर, और आगे इलेक्शंस भी हैं, तो क्या तैयारी हो रही है इस हवाले से? रूटीन जो है, हम लोग पहले तो प्रायोरिटी हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर होता है, उस पे लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग कंट्रोल, ताकि कि कोई क्राइम ना हो, उस पे प्रिवेंशन पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। उस पे मीटिंग्स होती है कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, पिकेट्स कायम की जाए, जहाँ हमारे पास क्राइम के हॉट स्पॉट्स हैं उनको देखा जाता है, क्राइम पैटर्न्स को देखा जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है। जो हमारे पास एक्टिव गैंग्स हैं, क्रिमिनल्स हैं जो अभी ऑन द गो हैं या वारदातें कर रहे हैं, उस पे काम होता है। फिर हमारे पास पब्लिक कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे कि वुमेन फैसिलिटेशन डेस्क की हम बात कर रहे हैं, इस तरह से जो पब्लिक कंप्लेंट्स आती हैं उनको सुना जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ होती हैं, और फिर हमारे पास रूटीन के मैटर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होती हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जिनमें झगड़ा हो गया, अब वो कोई केस नहीं बन रहा लेकिन वो केस करवाना भी नहीं चाह रहे, सो ये सारा दिन होती रहती है। उसके बाद हमारे पास इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे ये इनिशिएटिव है, क्योंकि हर अफसर अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहता है डिपार्टमेंट के लिए, तो फिर वो उस तरह के इनिशिएटिव्स पे भी काम किया जाता है इन सारी चीज़ों के साथ साथ कि भाई इसको बेहतर कैसे किया जाए। फैसिलिटेशन डेस्क के अब थाने का आउटलुक चेंज किया जाए, इसको थोड़ा कोऑपरेट किया जाए ताकि अवाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। थानों का आउटलुक बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। इस पे भी काम करें, उनकी सफाई कराई जाए, जो केस प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई होती हैं उनको निकाला जाए। औरतें जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं उनके लिए बैठने के लिए एक रिपोर्टिंग रूम हो जहाँ पर बैठ के वो कर सकें। इसके साथ कैमराज लगवाई जाएं, सीसीटीवी है, कम्युनिटी के साथ काम करते हैं कि उनके जो है कम्युनिटी पुलिसिंग में इनिशिएटिव्स लिए जाएं। इस तरह से रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है राउंड द क्लॉक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अलीना, जाते जाते ख़वातीन को, क्योंकि ज़रूर हम एक दफ़ा फिर बताएंगे कि कैसे वो थाने जा सकती हैं, अपनी कंप्लेंट्स रिजॉल्व करा सकती हैं, मैं चाहूँगी कि वो आपकी ज़बानी सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी ख़वातीन इस शो को देख रही हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि थाने आएँ, आप अपनी जो भी शिकायत हैं उनको हम तक पहुँचाएँ। जो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन और जेंडर बेस्ड वायलेंस को अगर हमें कंट्रोल करना है या उसको काउंटर करना है ना, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ रिपोर्टिंग। जब तक किसी क्राइम की रिपोर्टिंग नहीं होगी ना, हम उसको काउंटर नहीं कर सकते। तो मैं जो भी ख़वातीन देख रही हैं, मैं 2 मैसेजेस दूँगी। नंबर 1 तो वो थाने आएँ, अपनी शिकायत को दर्ज कराएं, हमारी लेडी पुलिस वहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ अगर आपको वहाँ पे कोई भी कंप्लेंट होती है या आपको किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिला है, तो सीनियर लीडरशिप, मैं, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, सारे हम लोग अवेलेबल हैं, हम तक कोई कंप्लेंट्स पहुँचाए ताकि हम उन पर कार्रवाई या एक्शन ले सकें, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच अलीना फॉर कमिंग इन द शो, और बहुत अच्छा लगा आपको देख के। ये मैं दिल से कह रही हूँ, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं पुलिसिंग के हवाले से, लेकिन हाँ, जब मॉडर्न पुलिसिंग की बात करते हैं तो जब नए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वालों से मिलना हुआ और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनको देख के लगा कि नहीं यार, अब शायद पुलिस में आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो बेहतरी नज़र आएगी। इक़दामात भी अच्छे हो रहे हैं, जैसे हमने वुमेन फैसिलिटेशन या लेडीज़ फैसिलिटेशन डेस्क के हवाले से भी आज बात की, ख़वातीन के हवाले से हमने पर्टिकुलरली बात की। और उमूमन जो एक इमेज होता है ना पुलिस का कि वो आएंगी बड़े करख से और सख्त मिजाज लोग, अब चेंज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो आप भी थोड़ा सा एतमाद करने की कोशिश कीजिए और सिस्टम को रन करने की कोशिश कीजिए। सिस्टम को सबूताज करने में
सबसे पहला हाथ तो हमारा भी होता है बीइंग अवाम। तो हम जब तक अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी हमें कंट्रोल होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो अलीना, एक बार फिर आपका शुक्रिया। हम यहाँ पर वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। कुछ ज़रा आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में अरबों रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबों में घपलों और काम गैर मयारी होने का इंकशाफ हुआ है। और हुकूमत का जो सिंध हुकूमत है उसका जो क्लिक प्रोजेक्ट है उसके तहत 32 अरब रुपए के मंसूबों में घपले किए गए हैं, जिसमें मॉनिटरिंग टीम ने पहले फेज़ में 157 स्कीम्स मॉनिटर्स की, जिसमें 100 से ज़ायद मंसूबों में गैर मयारी काम का पता चला, जबकि दोबारा 50 स्कीमों में 31 पर गैर मयारी काम होने पर इंकशाफ हुआ है। तो जनाब ये कोई नई बात नहीं है, अगर हम पहले भी बात करें, बल्कि अभी हम जब अलीना से भी बात करते तो मैंने कहा था कि पहला नंबर करप्शन में पुलिस का है और सेकंड नंबर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनका आता है। तो ये देखें, खबर भी सामने आ गई। तो ये जो 32 अरब रुपए के मंसूबे हैं उनमें घपले किए गए। हर मंसूबा हम देख रहे होते हैं महराज साहब के पहले हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा उस पर काम शुरू हो जाता है। एक सड़क बनने का देख लें, एक बिल्डिंग बनने का देख लें, किसी भी चीज़ का देख लें, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो ये घपले जब तक इनको रोका नहीं जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ठेकेदारों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, तो ये हालात बेहतर नहीं होंगे। 32 अरब रुपये अहमियत रखते हैं, कोई एक मंसूबा मुकम्मल हो जाए इससे। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे मंसूबे इस वक्त कराची में चल रहे हैं और मुख्तलिफ अदवार में चलते भी रहे हैं। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये है कि शायद ये बड़ी कड़वी हकीकत है कि जब टेंडर हो रहा होता है जी तो ये भी तय हो जाता है कि किसको मिलना है। अच्छा, टेंडर जो दे रहा होता है उसकी परसेंटेज तय होती है कि जी इतने % मैं लूँगा। उसके बाद वो परसेंटेज बनते 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 इतनी हो जाती है कि बस वो जो कॉस्ट जो होती है प्रोजेक्ट की वो इतनी कम रह जाती है कि उसमें अच्छा काम होना और पायदार काम होना नामुमकिनात में से होता है। सही। तो इसमें घपलों की शिकायत कई सालों से आती रही हैं और अब भी यही सूरत हाल है। और इसकी वजह यह है कि जो एक इसके लिए इन घपलों को पकड़ने के लिए जो एक इदारा है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट, जो कि सूबाई इदारा होता है और सूबे के साथ काम करता है वो। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमने गुज़िश्ता 10 से 15 सालों में ये देखा है कि इस इदारे ने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखाई कि जिसमें कुछ ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया गया हो जो कि करप्शन में मुलविस थे और उनको सज़ा दिलवाई गई हो। तो जब तक ये इदारे अपना काम नहीं करेंगे ये घपला इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, एक आम शहरी को ये नहीं पता कि अगर ये सड़क बन रही है तो इस सड़क का जो टेंडर पास हुआ है इसमें ये 6 इंच तकरीबन मोटी सी या थिक सड़क बननी थी या 4 इंच बननी थी। ये इतने टेक्निकल मामला आते हैं कि हर कोई इस बात को नहीं समझ पाता। उसमें ये होता है कि एक चीज़ बनती भी हमें तो नज़र आती है, आपको भी नज़र आती है कि जी रोड बन रही है या कारपेटिंग हो रही है, लेकिन उसमें 50% तकरीबन जो है मुबैना तौर पर करप्शन की नज़र होता है जो उसका बजट होता है, और 50% में से भी जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होता है वो फिर अपनी बचत के रास्ते और निकालता है और उसको जाके कोई 30 या 25% तो काम होता है। तो वो फिर इतना ही काम होता है कि वो चंद महीने बाद दोबारा हमें नज़र आ जाता है। या फिर अगर सही भी हो जाता है काम तो फिर उसमें ये होता है कि वो ये कहते हैं कि जी हम वो सेवरेज की लाइन डालना भूल गए, उज़र निकाल लेते हैं, सेवरेज की लाइन डालना भूल गए। अब फिर उसको दोबारा सड़क को उखाड़ने का बजट, फिर उसके बाद उस सेवरेज लाइन को डालने का बजट, और उसके बाद फिर उसको दोबारा से सड़क को बनाने का बजट। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह ये साइकिल चल रही है और वजह इसकी एक ही है, करप्शन। मुझे ऐसा लगता है कराची के आधे से ज़्यादा मसाइल का जो मसला है ना, बड़ा मसला, वो करप्शन ही है। डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है। हर इदारे में आप देखें, पुलिस में जैसे भी हमने बात की है, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में आप देख लें एंटी करप्शन कुछ नहीं करता। तो ये जो ना इशूज़ हमारे यहाँ इसीलिए ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। एक और अहम खबर ये भी है कि अंडे और मुर्गी की जो कीमतें हैं वो आसमान पे पहुँच गई। इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि आम लोग जब देख रहे होते हैं तो यकीनन उनकी बात हम करते हैं। तो इजाफ़ा इसलिए ज़्यादा है कि 20 रुपये जो है वो एक हफ़्ते में इजाफ़ा हो गया है और 390 रुपये तक दर्जन पहुंच गए अंडे, और चिकन 680 रुपये उसकी प्राइस हो गई है। तो मतलब आप सोचें कि हाँ 630 रुपये सॉरी, तो ये कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस, और कोई फिर वही रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, कंट्रोल अथॉरिटी नज़र नहीं आती। जब तक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं होगा ये मसाइल सामने आते रहेंगे। देखें, अभी हम अंडे और चिकन के प्राइसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मिल्क के बहुत इश्यूज़ आए हैं यहाँ पर, ठीक है।
अब जो फार्मर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ाते हैं, उनको किसी का कोई खौफ कोई डर नहीं है। वो इसलिए कि वो उनको पता है कि अगर गवर्नमेंट का कोई लोग हमारे पास आएंगे तो उनको हमने किस तरह से टैकल करना है, उनको ये पता है। उनकी हट ज़र भी हैं। तो इसी तरह जो फार्मर्स हैं सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और जनाब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही हैं। 8 फरवरी की जो डेट है वो अनाउंस हुई और इस हवाले से अब सारी जो पार्टीज़ हैं, जो सारे हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं रऊफ सिद्दीकी साहब, वो आज हमारे साथ सेट पे मौजूद है। वेलकम टू द शो सिटी एट 10। कैसे हैं रऊफ साहब? अल्लाह का एहसान है, बड़ा करम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तैयारियां हो रही हैं? इलेक्शंस जो है मच अवेटेड था कि इलेक्शंस कब होंगे, तो इस हवाले से MQM पाकिस्तान का प्लान क्या है? और ख़ास तौर पे जैसे भी मैंने पिछले दिनों में बात की है, हमारे साथ अरशद वोरा साहब भी मौजूद थे, कि मंशूर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त जो सियासत है वो अब थोड़ी हमें बदलती हुई नज़र आ रही है। तो किस बेसिस पे इलेक्शंस लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं? कैसे मूवमेंट को रन कर रही है पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान? देखिए, पहली बात तो ये है कि अजीब व गरीब अफवाहों की जद में ये इलेक्शन रहा, और इसमें तो कोई अभाम होना नहीं चाहिए कि जब आप ज़रा सा भी तज्जिया करते हैं हालात का, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मार्च में आधे से ज़्यादा सेनेट जो है वो रिटायर्ड होने जा रहा है। तो इससे पहले तो इलेक्शन ज़रूरी है, वरना एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा, जबकि आइनी बहरान ऑलरेडी पैदा हुआ था। पिछली हुकूमत ने जो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से जो कौमी सलामती तक को दाव पे लगाया हुआ था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को इतना ख़राब कर दिया था कि 2 सूबे की हुकूमत ही डिज़ोल्व कर दी गई और केयर टेकर आज तक बैठे हुए हैं। जी जी। जबकि 90 डेज से ज़्यादा उनका वो नहीं हो सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो कंडक्ट रहा काजी फायज़ ईसा साहब के आने से पहले तक, वो भी आपके इल्म में है। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन के हवाले से ये था कि ये होना है इसको, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। और जो आपने कहा है एक्टिविटीज़, तो ये 6 महीने पहले तो इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई जा सकती। बिल्कुल ये वही लोग चला सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो, कि 6 महीने वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हो। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ, जैसे हमारी जैसी पार्टी, तो हम तो 8-10 दिन ही चला पाते हैं। हम तो पूरा महीना भी नहीं चला पाएंगे। तो इसके लिए जो है अरबों खरबों का बजट हो, और वो भी एक्सेस मनी हो, और वो भी पैसे ऐसे पैसे हों जो कभी इस्तेमाल में ना आ रहे हों। कि तो इलेक्शन जो एक, जिसको प्रोफेशनल सियासतदान एक प्रोजेक्ट कहते हैं, तो वो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना ये सारी चीज़ें। हम प्रोफेशनल लोग थोड़ी हैं, हम तो नहीं, आपसे आपके मुँह से ये बात अच्छी नहीं लग रही। क्यों? आप सबसे सीनियर पॉलिटिकल लीडर है अब MQM के। अगर प्रोफेशनल नहीं है हम, पेशावर सियासतदान नहीं है। हमारी रोटी रोज़ी और दूसरी बात है कि हमारे फोर फादर या हमारी औलाद दर औलाद थोड़ी इसमें, हम तो एक नोबल कॉज, एक आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए, शहर के लिए, हमारे दिलो दिमाग में ये है ना कि आवाम के लिए और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को अपग्रेड किया जाए और पढ़े लिखे लोगों को लाया जाए जो इक़्तिदार और हुक्मरानी करें आके, बजाय इसके कि हमारी नुमाइंदगी जो है वो जागीरदार कर रहा हो, हमारी नुमाइंदगी वो शख्स कर रहा हो, खुराक के मामला वो देख रहा हो, वज़ीर खुराक जो रमज़ान के रोज़े भी नहीं रखता, उसको रोज़े भारी पड़ जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का वज़ीर वो बने, हुक्मरान वो बने जो चिंची में बैठ के सफ़र करता हो, और कि जब चिंची उलटती है तो सर पे चोट कैसे लगती है। चैलेंजेस का पता हो, तो पॉलिसी तो वही बना सकते हैं ना। पॉलिसी वो क्या बनाएंगे जिन्होंने देखा ही नहीं। अच्छा, तो क्या MQM पाकिस्तान में इस वक्त हम ये इलेक्शंस में देखेंगे कि हमें भी नए चेहरे, नौजवान चेहरे, और जो आप कह रहे हैं जिन्होंने चैलेंजेस फेस किए हो नज़र आए, उनको टिकट देते हुए नज़र आए? MQM के अंदर तो नौजवान क्या, हम लोगों ने तो बचपना देखा या बुढ़ापा देखा, बीच का तो पता ही नहीं चला इस जद्दोजहद में कहाँ गुम हो गए। और हमें इस पर रिग्रेट नहीं है, हमें मालूम है कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ आवाम को शऊर देने में हमने काम किया। और अभी भी जो इलेक्शन हमारे हैं उसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद
बल्कि अगर मुझे सही याद है तो 3,500 मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पूरे पाकिस्तान के जो कैंडिडेट थे उनके इंटरव्यूज़ के लिए गए हैं और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए और नए चेहरे भी हैं इसके अंदर। और बात नए चेहरे, ये कोई फिल्म थोड़ी बना रहे हैं कि हमें नए चेहरे और नए हीरो और नई हीरोइनें चाहिए। हमें तो वो चाहिए कि जो कमिटेड हो अपनी कॉज के साथ, वो कोई भी हो बिला किसी शिरकत गैर। तो अच्छा, एक एमकेएम पाकिस्तान के अंदर अभी हम देखें गुज़श्ता कुछ दिनों में हमें चेंजेस नज़र आए कि अभी हमने कहा कि नया, क्योंकि ज़ाहिर है दौरे जदीद के साथ जैसे सोशल मीडिया का एक पूरा आया, एक जमात है वो भी ई जलसाज वगैरह भी कर रहे हैं, तो वो भी एक चलो एक नई चीज़ है आवाम के लिए। एमकेएम पाकिस्तान ने भी कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाई जिसके तहत जमा किया जा रहा है वोटर्स को कि उनको पता हो वोट काउंट कितना है, कौन लोग रजिस्टर्ड हैं, क्या हो रहा है उस हवाले से? हमने तो बहुत एडवांस और अभी से नहीं है, ये तो बहुत पहले तो वो घर घर जाके लिस्टों का काम होता था। वो तो मैनुअली तो करना पड़ेगा। आपका इलेक्शन में तो आपको करना पड़ेगा, घर घर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ई वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में रहा, तो बाकायदा यहाँ पर और यहाँ पे जो उसको मैनेज कर रहे थे, जो इसको सुपरवाइज कर रहे थे, वो मुस्तफा कमाल कर रहे थे। इससे पहले भी टीमें थी, तो लेकिन जब ये सब एक जगह हुए तो उसको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तकरीबन हमारे 25 लाख वोटर्स ऑनलाइन कमिटेड हैं। सही। और जो हमारे एक मैसेज पे वो जाके एक्ट करेंगे, जलसा हो, जुलूस हो या ख़ास तौर पे वोट हो डालने के लिए। अभी कल परसों तकरीबन 29 टाउन में दोबारा तमाम वो बच्चे बैठे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने में, ताकि सब जगह मैसेज जाए और ये उनके नाम डाले गए हैं जिन्होंने कमिटमेंट किया है कि ये हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर लीजिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, ये हमारा नाम और वल्दियत है। ये ख़वातीन में भी है, ये नौजवानों में भी है जो वोट देने के पोजीशन में, और उन्होंने कहा कि हम वोट डालेंगे तो उनके नाम लिया है, तो एक एक कारकुन ने। सही। तो ये हम तो बहुत अच्छा, कम से कम एक वो आपके पास कंसेंसस अपना भी आ जाता है ना कि क्या हो रहा है, पता चल जाता है, चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाती हैं। कॉलर भी हमारे साथ, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रमशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह यहया, आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो रऊफ भाई को बहुत सलाम हो। रऊफ भाई माशाल्लाह एक सियासतदान भी हैं, शायर भी हैं और अदब के मामले में काफी आप पेशकश रहते हैं, ये इनकी बड़ी अच्छी बात है। रऊफ भाई से मेरे जो सवाल हैं, अगर वो जवाब दे तो मैं कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। रऊफ भाई देखिए, बात है कि मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजों में इख्तिलाफ हो सकता है मेरे और आपके दरमियान, लेकिन कराची को मेरी जाती राय के मुताबिक एमकेएम की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे मसाइल को जितना आप समझ सकते हैं कोई और नहीं समझता। लेकिन माजी में कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से आपकी पॉपुलैरिटी में कमी हुई है। आप उन गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए तो रऊफ भाई क्या कर रहे हैं? दूसरी बात है कि जो कराची की हालत जार हो चुकी है अमन अमान के हिसाब से, जाहिर बात है इतनी यंग बच्चे गोली मार मर रहे हैं और लेकिन उससे कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो आपके पास फ्यूचर में, और जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना बर्बाद हो चुका है, उसके लिए आपका क्या कोई मैनिफेस्ट है, कोई प्लान है जिसमें आप ये बता सकें कि हमारे पास ये प्लान है कि हम विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड हम ये काम कर सकते हैं? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये है कि मैं जैसे एक अगर आपसे बात हूँ कि आप, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग बहुत सारे इकट्ठे होंगे, तो आफाक भाई को क्यों नहीं आप कन्विंस करते कि आपके साथ शामिल हो? इससे और मजबूती नहीं बढ़ेगी आपकी? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आपने 3 सवाल इन्होंने किए हैं। बिल्कुल और इनकी दानिशमंदी की को मैं दाद देता हूँ कि उसके अंदर 6 मजीद सवालात हैं छोटे छोटे तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जी ज़रूर। देखिए, पहली बात तो ये है कि एमकेएम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो 10-15 बरसों में तबाह हुआ। एमकेएम जब आई है उसके पास जज़वी इख्तियार मिला है या मेयरशिप मिली ख़ास तौर पे, तो हमने ही परफॉर्म किया है और कम वसाइल में हमने इस शहर को बनाने की कोशिश की। और वही या तो फारूक सत्तार के ज़माने में ये सारे काम हुए बरस बाद, बिल्कुल, या फिर मुस्तफा कमाल जब मेयर थे तो उन्होंने रात और दिन काम किया और फिर पूरी पार्टी ने उनके साथ काम किया और एमकेएम ने ही काम किया। सिर्फ कराची में नहीं, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर में आप जाके देखिए कि उस शहरी इलाकों में अगर काम हुआ तो वो एमकेएम ही ने किया है। और हम चूँकि इस शहर के लोग हैं ना,
जो बाहर से आके हुक्मरानी कर रहे हैं उन बेचारों को उस कैफियती का अंदाज़ा नहीं है, वो क्या करेंगे, उनको क्या पता कि यहाँ मसाइल क्या हैं। वो तो अपने अपनी जगहों से उठ के आते हैं, वहीं के वो नुमाइंदे हैं, और फिर वहाँ से उठ के इधर काम करते हैं, तो ना यहाँ काम कर पाते, ना वो ये अपने गांव और गोठों में भी नहीं कर पाते। लिहाजा इसको एक सिस्टमेटिक तरीक़े से करने की ज़रूरत थी। और बदकिस्मती ये है कि ये शहर, इस शहर ने सबको सब कुछ दिया और किसी ने इस शहर के बारे में कुछ नहीं सोचा। अभी आप देखें ना कि जो मुल्क का सदर है वो कराची से इलेक्ट हुए हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर थे गो के उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो भी यहाँ से जीत के गए, यहाँ के लोगों ने उनको वोट डाला। लेकिन हमने तो माहदा किया और बाकायदा राइटिंग में माहदा किया, और हमारे बैलेंसिंग 4 वोट थे जिस पर पिछली हुकूमत कायम व दायम रही, और 3.5 साल उन्होंने हमें खून थुका दिया। हम कह के थक गए। लेकिन जाहिर सी बात है ये बाइख्तियार फ़रीक का फ़र्ज़ है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन हमारे पास तो शेड्यूल भी है काम करने का और विलिंग भी है। हम बड़े सिस्टमेटिक तरीक़े से अभी मंशूर हमने पेश किया है कि इस शहर के साथ करना क्या है। एक बेहतरीन सिर्फ इस शहर के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए हमने पहले 20 सूबों का एक वो दिया था कि 20 सूबे बनाए जाएं, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि पंजाब जो आधे से ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान है उसको एक चीफ मिनिस्टर चला सके, नहीं चला सकते। 10, 12, 20 मिनिस्टर भी नहीं चला सकते। लिहाजा उसको भी 3-4 सूबों में किया जाए। लेकिन चले उन सूबों के मामला को छोड़ के हमने एक और दिया है, और ये इतना प्रैक्टिकल है कि आप ज़िलों को, लोकल गवर्नमेंट 3 हिस्से होते हैं ना, लोकल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत। तो वफाकी हुकूमत इंजॉय कर रही है सूबों के ज़रिए और सूबाई हुकूमत अपनी वज़ीर आला के ज़रिए इंजॉय कर रही है हुकूमत को। लेकिन आप मुझे बताइए कि 24-25 ज़िले जो हैं सिंध के ले लें आप, कैसे मुमकिन है कि एक वज़ीर आला जो है वो कंदकोट में भी जाके काम करे और घोटकी में भी काम करे और ठट्टा में भी काम करे और शहर में। तो इसके लिए हमने, और ज़िले हुकूमत तो कॉन्सेप्ट ये था कि करीब लोग होते हैं, इंटरेक्शन ईजी होता है, मसाइल को देख रहे होते हैं, तो इसीलिए बनाया था ना लोकल बॉडी सिस्टम। लेकिन आप बताइए कि जमहूरियत के दावेदार हैं और जमहूरियत की ये 3 टियर, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का तो नाम ही निशान नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि अरकान सूबाई असम्बली और अरकान कौमी असम्बली जो तरक्याती फ़ंड होता है वो लेके ग्राउंड पे रहते हैं। बताइए नालियाँ MNA बनाए जाके, MPA बनाए, इतना बड़ा हल्का होता है। तो ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। तो हमने ये कहा कि हम उससे अब माहदा करेंगे सही, जो आइन में ये तरमीम करेगा कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो ज़िले को आप बाख्तियार बनाएं। ठीक है, जो पैसे NFC अवार्ड वफाक से मिल रहा है वो सूबे में है और सूबे के और वफाक से ही लोकल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब सिर्फ कराची नहीं है, इसका मतलब पिशावर भी है, इसका मतलब है मालाकंड भी है, इसका मतलब है चागी भी है, इसका मतलब है लाड़काना भी है। ये सारे ज़िले हुकूमतें आप बना दें और फिर जब ये हुकूमतें तब्दील हो तो जैसे वफाकी हुकूमत और सूबाई असम्बली में केयर टेकर आते, इस तरह लोकल। अच्छा, तो मुस्लिम लीग नून से भी अभी मुलाकातें हो रही है, एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं और कोलैबोरेशन हो सकता है, तो क्या ये चीज़ें इन डिस्कशन हैं या सीट एडजस्टमेंट पे ही सिर्फ बात हो रही है कि इलेक्शन जीतो फिर बाकी बाद में देखेंगे? नहीं, हम तो देखिए, हम तो इस तरीके से थोड़ी, पहली बात तो ये अच्छी तरह सारी जमातें समझ लें, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हमने बंद नहीं किए हैं किसी के लिए भी। और जो जीत के आएगा उसी से तो बात की जाएगी ना, हारने वाले से क्या बात की जाएगी। अब वो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में फ्यूडल क्लास ही जीत के आती है, तो अब हम उन्हीं से बात करेंगे ना, हुकूमत तो वही बनाते हैं। तो हमने ये कहा है कि जो हमारी इस अमेंडमेंट को ज़िले इम्पावर को और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कौमी असम्बली से इसको पास करेगा, दानी कराएगा, हम उसके साथ शेयर करेंगे। क्यों? आपको मैं अभी फिर बता रहा हूँ, मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं, ये प्रॉमिस तो हूँ नहीं कि मैं आपको बताऊँ कि कल क्या होने जा रहा है। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है तज्जिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अक्सरियत लेके नहीं आएगी, ये एक हैंड पार्लियामेंट होगी और MKM के जो वोट होंगे वो बैलेंसिंग वोट होंगे। हम जिसकी सपोर्ट करेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर वो हमसे वोट मांगने भी आएगा प्राइम मिनिस्टर का, फिर वो हमसे सदर के लिए वोट मांगने आएगा कि आप फिर हमको वोट दे दें।
फिर वो स्पीकर के लिए आएगा, फिर वो डिप्टी स्पीकर के लिए आएगा, फिर वो सेनेट के चेयरमैन के लिए आएगा। इस तरह ये बहुत सारे वोट लेने हमसे आएंगे। तो ये सारी पार्टियां समझ लें कि बयान देते वक्त MQM को क्रिटिसाइज़ करते हुए अपने रहनुमाओं के लिए मुश्किल ना बनाएं कि आप ऐसे बयान अभी जैसे चल रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे पास तो आएंगे ना, पहले भी तो आए थे ना, और गुज़िश्ता 30 बरस से तो हमारे पास आ रहे हैं ना वोट लेने के लिए। तो लिहाजा हम एक शराफत का मेयार सियासत में हमने रखा है, तो उसको वैसे ही बनाना चाहिए। और हम इंशाअल्लाह ताला ये जो इस दफ़ा हमने मूव किया है ज़िले को एम्पावर करना, इससे हर घर की दहलीज के सामने मसाइल उसके वहाँ पे हल हो रहे होंगे। सही, सारे लोग इकट्ठा हो गए, आफाक एक महद रह गए हैं, उनको भी मिला लेते हैं, उनको ऑन बोर्ड। क्या उनकी तरफ से जो है वो यस नहीं है, या आप लोगों ने नहीं रब्ता किया, क्या है? नहीं, ये तो आप उन्हीं से पूछिए ना। मसला ये है कि जिनको मिलाने की बात थी, जो बात ये है कि ये सब MQM के तो थे ना, अगर दाएं बाएं चले गए तो वापस अपने ओरिजिन में आए हैं ना। मतलब है कि पूरी ज़िंदगी इन सब की MQM के साथ ही गुजरी है, और अगर कोई आना चाहता है तो पार्टी के अंदर रास्ते बंद तो नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो आए और उस ड्यू प्रोसेस को अपनाए जो MQM का तरीक़ाकार है। इज़्ज़त तो हम सबको दे रहे हैं, इज़्ज़त तो हमने सबको दी हुई है। और आज भी आप देखें कि कितनी सियासी जमातों के लोग, अब नाम तो अच्छा नहीं है, इलेक्शन है, वो बोलेंगे आप हमारी पार्टी को वो करें। अभी तकरीबन 200-250 के करीब दूसरी पार्टीज़ के जो कारकुनान और ज़िम्मेदारान, बल्कि UC चेयरमैन वक्त शमूलियत की है, जिसमें मैं ख़ुद भी मौजूद था। तो जब उन सब को हम ले रहे हैं तो बाकी का क्या है। लेकिन आए तो मतलब है कि एक कॉज को लेके आए, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की। अगर वो आएंगे और जद्दोजहद करें और सब मिलकर जद्दोजहद करें। इस कॉज पे ज़रा मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अब सब पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो रफ़ साहब, जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी MQM के हवाले से, पुराने लोगों के हवाले से भी बात हुई, जो नए लोग आ रहे हैं और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग के साथ अभी इल्हाक होने की बात हो रही है, तो क्या जो डिमांड्स हैं, जो काम होने वाली परफॉर्मेंस बेस्ड, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि इलेक्शन से पहले एडजस्टमेंट के लिए बहुत सारी बातें तो हो जाती हैं, लेकिन जब वो इलेक्शंस हो जाते हैं, एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, तो वो बस फिर सारे मामलात रह जाते हैं और उसके बाद फिर एक यही स्टेटमेंट होता है कि जी हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ, और वो होते नहीं हैं। तो क्या होगा, इन बातों पर अब बात हो रही है? देखिए, पहली बात ये है, ये बड़ी आपने ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि हमने मायदे किए और लोग हम पर ही क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी आपने मायदे किया तो क्या हासिल किया। और भाई जो बाइख्तियार लोग हैं पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने उनसे तहरीर मायदा कराया, उसके बाद उन्होंने मायदे पे अमल नहीं कराया, तो ये तो उनका फ़र्ज़ था ना। तो बुरा भला उनको कहें, हमें क्या कहें, हम तो जाके मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन अभी जो मुस्लिम लीग के साथ बातचीत हो रही है, जो आपने कॉलर ने भी कहा था कि ये जो सीट एडजस्टमेंट, तो ये सीट एडजस्टमेंट तो हमेशा ही होती है, और इसके अंदर मुस्लिम लीग भी शामिल है हमारे साथ, और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात उलमा इस्लाम भी है, और GDA भी है। सही। और इन सबसे बातचीत हो रही है। तो अब मिसाल के तौर पे हमारे कैंडिडेट सिर्फ कराची में थोड़ी लड़ रहे हैं, हैदराबाद में थोड़ी लड़ रहे हैं, हमारे तो पंजाब में भी लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं 6 कैंडिडेट NA की सीट के ऊपर, KPK में भी है, और हर जगह हमारे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर इंटीरियर में हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, मीरपुर ख़ास है, नवाब शाह, सक्कर है। लेकिन इसके अलावा टंडोवाला यार और दीगर जो 20-21 ज़िले, वहाँ पर कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 30,000 तक हमारे वोटर हैं। इससे खुद पेशावर में हमारी जो एक NA की सीट है ना, जो उसमें हमारे तकरीबन 20% वोट हमारा है। हम जब सपोर्ट करते हैं NP को, तो वहाँ से वो सीट निकलती है। अच्छा। तो सीट एडजस्टमेंट, लेकिन मसला ये है कि हम नहीं जीत सकते इंटीरियर में या दीगर जगह पे, लेकिन हमारे पास इतने वोट होते हैं कि हम दूसरे को हरवा दें। तो इसलिए सब हमारे पास भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो JDA और मुस्लिम लीग नून और दीगर के साथ हमारा। अच्छा रोफी, यहाँ पे ये बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वजह है कि MQM जो है वो एक महदूद जमात रही, क्या इसकी वजह? क्योंकि लसानियत पे जब हम बात करते हैं तो बहुत दफ़ा ये कहा गया कि कराची बेस जो है वो लसानियत पे, उर्दू बोलने वाले महाजिर और इन चीज़ों पर सिर्फ सियासत करते रहे।
एक ग्रैंड पार्टी के तौर पे कराची बेस या सिंध में तो हम देख रहे हैं, लेकिन बाकी सूबों में हमें वो एक्टिविटी नज़र नहीं आती। और फिर ये लसानियत वाला फैक्टर या जवाबात इन चीज़ों या ओनली कराची बेस, क्या जवाब देंगे? ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, लसानी बेस है ना। तो चलिए मैं बड़ी पार्टियों के नाम से शुरू करता हूँ। मुस्लिम लीग नून, लाहौर बेस, पंजाब बेस, लेकिन नेशनल पार्टी है। पीपल्स पार्टी लाड़काना बेस, सिंध बेस, नेशनल पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, नैप, जब आज से नहीं हमेशा से, सूबे सरहद, पख्तून बेस। तो ये सारी पार्टियां इसी तरीके से भी हैं, है ना। और नेशनल पार्टी एमकेएम का मामला ये है कि हमारा जो स्लोगन है ना, जो हमारा बयानिया है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, गरीब और मुतवस्सित तबके 98%, और वो अट्रैक्ट करता है पूरे पाकिस्तान के आवाम को कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ऊपर लेके जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो इलीट क्लास है वो इसको एक्सेस नहीं देती। हमारे मुआहदे होने के बावजूद जब हम पंजाब में जाते हैं, हालांकि पंजाब में बहुत पॉपुलर पार्टी है ही है, और नज़र नहीं आता, लेकिन नज़र इसीलिए नहीं आता कि आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। हम ज़रा सा आगे बढ़ते तो धक्का देके फिर 50 कदम, क्योंकि ये अभी आप देखते ना, अब तो शर्म भी नहीं आती कहते हुए हमारे इलेक्टेबल लोग, यानी जिनके आबा व अजदाद से सीटें जीतते चले आ रहे हैं, उनकी औलाद दर औलाद अभी सीटें लेगी। अभी आप देखें सब ख़ानदान के अंदर टिकट बांटे गए ना, इनको कहते हैं इलेक्टेबल। तो ये कोई जमहूरियत है कि इलेक्टेबल शहनशाहियत का एक नया अंदाज। पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान पे रूल करने वालों के लिए कहा जाता था ये 22 ख़ानदान है, 22 ख़ानदान रूल करते हैं। लेकिन जब वो 22 ख़ानदान रूल करते थे तो पाकिस्तान दुनिया को कर्जे देता था, जर्मनी को कर्जे दिया करता था जब 22 ख़ानदान होते थे। उनका बेड़ा गर्क किया गया 1970 के 71 में। आज 1200 ख़ानदान है जो हुक्मरानी कर रहे हैं, 1200 ख़ानदान। माशाल्लाह आ जाए तो इनकी लाठी निकली हुई है, नून आ जाए, मीम आ जाए, शीन आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, और दीगर हत्ता कि माशाल्लाह आ जाए। यही हुक्मरान है। तो ये किसी सूरत में भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को आगे आने नहीं तो रऊफ साहब अब कैसे होगा ये एक्सपेंशन, कैसे होगी, किन बुनियादों पर होगी, कैसे? देखें अब ये देखें, एक वक्त ये भी आया, पीपल्स पार्टी है, नून लीग या दीगर हमारी जमातों की आपने मिसाल दी, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं जो है वो स्टैंडिंग है दीगर सूबों के अंदर भी, कुछ ही समझ लें, बहुत थोड़ी समझ लें, लेकिन है। पीपल्स पार्टी का भी हमने देखा था कि जो है वो पंजाब में उनका थोड़ा सा वो पिछले इलेक्शंस में हमें डाउनफॉल नज़र आया, लेकिन अब वो फिर फोर्सफुली नज़र आ रही है। तो रऊफ साहब ये अब ये जो एमकेएम अपनी चीज़ों को कैसे एक्सपेंड करेगी, या ये अभी करना नहीं चाहते, कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप लोग जो है वो कर रहे हैं? हमारा बयानी कंट्रोल नहीं है, हमारा बयानी तो पूरा पाकिस्तान है, हमारा बयानिया तो पूरी दुनिया है भाई। हम मसला ये है कि जब दोस्त हमारे पे मेहरबान हो जाएंगे ना तो हम भी नेशनल पार्टी होंगे। मसला ये है कि जब सैया कोतवाल हो, अब एक जमात थी 22 साल, वो कहते हैं हम 22 साल हमने जद्दोजहद की। अब सैया कोतवाल थे तो 22 साल जद्दोजहद कर ली। एमकेएम की तरह अगर जद्दोजहद करते ना, और ये सारी जमातें भी हैं। मैं जब वज़ीर दाखिला था तो असेंबली में तकरीर कर रहा था, तो वो 2-4 जुमले वगैरह मुझ पर फेंके, तो मैंने कहा यार बात ये है कि आप सबके भी वज़ीर दाखिला रहे और आप लोगों ने जो कुछ यहाँ पे किया, जिस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशल और चीरे और ये वो सारे किए, और जिस तरह डंडा बेड़ियों में आपने एमकेएम के कारकुनान को जेलों में डाल के 2-2 साल रखा, अगर मैं वो 5% भी आप पे दोहरा दूँ तो आपकी नस्ल दर नस्ल लोग सियासत छोड़ देंगे। तो हमारी जैसी जद्दोजहद और ये रियलाइजेशन अब बहुत ज़्यादा है कि एमकेएम को मौका मिलना चाहिए। और मैंने एक दफ़ा तो लाइटर साइड पे भी नहीं कहा, बल्कि संजीदगी से कहा था कि भाई आप सब जगह सबको दे रहे हैं। अभी मैंने कहा था ना कि ये आएंगे हमारे पास वज़ीर आज़म का वोट लेने के लिए, अभी बयान तो देखिए उल्टे पुल्टे दे रहे हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद माजरत करेंगे, फिर आएंगे सदर का वोट लेने के लिए, फिर आएंगे वज़ीर आज़म का वोट लेने, फिर स्पीकर डिप्टी सबका वोट लेने आएंगे। तो इस दफ़ा हम उनसे कहेंगे कि एक आध पोजीशन के ऊपर हम भी खड़े हो रहे हैं। तो हम 30 साल से आप सबको वोट देते आ रहे हैं, एक दफ़ा आप ये वोट हमारे भी तो चेयरमैन को डाल के देखें, हम भी तो मज़े लें ये कि हर दफ़ा हम ही वोट देते रहेंगे। तो अब मसला ये है कि तो मैंने एक दफ़ा ये कहा था कि आप 2.5 साल के लिए पाकिस्तान हमें दे दें, पट्टे पे दे दें 2.5 साल के लिए, हम 10 साल का काम करके इसको अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे। प्लान है एमकेएम के पास? अरे
उसको छोड़िए, ये तो बना बनाया मौजूद है। मैं तो एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ, इसका कोई जवाब ला के दे दे। और ये स्टैटिस्टिक्स एमकेएम के लोगों की नहीं है। लियाकताबाद से जो टैक्स जमा होता है वो पूरे लाहौर के बराबर है। सिर्फ लालू खेत लियाकताबाद का टैक्स, जी जी। और वो सब जमा करते हैं, तभी तो ऑन पेपर आ रहा है ना कि लियाकताबाद का टैक्स और लाहौर, पूरे लाहौर का टैक्स। तो ये शहर पाकिस्तान को इन तमाम कर्ज़ों के दलदलों से निकालने के लिए काफ़ी है। और दूसरी बात ये है कि आप 10, 12, 15 जो बेसिक है गरीब आवाम की, उसके ऊपर आप सब्सिडी दे दें ताकि वो मिट्टी के तेल से अपने चूल्हा जला सके इंटीरियर में या जहाँ पे भी है, आटा ले सके, रोटी ले सके, खाना ले सके, दाल। 700 रुपये किलो दालें, जरा कुछ तसव्वुर है? आप बताइए गरीब आदमी क्या करेगा? फिर ऊपर से बिजली का बिल, उसके ऊपर जिसके 2 बच्चे भी हैं वो तो मर गया ना। और आप यकीन करें इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। आप इनके कितने हशाश बशाश हो के वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म बात करते हैं। टुटल, मैं तो एक लफ्ज़ अवामी तौर पर, टुटल वज़ीर आज़म को भी देखो जहाज़ों में घूमता फिर रहा है, हेलीकॉप्टर पे ऑफिस आ रहे। कोई पूछने वाला है क्या यहाँ पे? नहीं पूछेगा कोई। तो ये तो अपोजिशन जमातों का भी काम है ना। हम ये देखते हैं कि जब कोई हुकूमत आ जाती है, नहीं अपोजिशन वही है जो कल अपोजिशन क्या है, अपोजिशन इस बेस पे क्यों नहीं हो रही है राव साहब कि आप पानी बिजली के बिलों पे बात करें, इन पे शोर मचाएं, तालीम और सेहत की सहूलियात, अबतर सहूलियात पे बात करें। अपोजिशन यही क्यों है कि एक से दूसरे को जो है ना वो शख्सियात पे या उन पे तो तनकीद हम होती हुई दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन अवामी इशूज़ के ऊपर जो है वो अपोजिशन होती नज़र नहीं आ रही। इसका जवाब आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। रऊफ सिद्दीकी साहब जैसे बहुत अच्छी जो है वो शायरी से शगफ भी रखते हैं, अदब से भी खासा ताल्लुक़ है। तो ब्रेक में हम वो भी कर रहे थे, लेकिन साथ साथ क्योंकि मॉर्निंग शो है उस पर भी बात होगी, नॉट सो वेरी मच हार्डकोर, लेकिन हाँ उस सवाल का जवाब उसके बाद। रऊफ भाई, अब जो हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन जमातों का काम सिर्फ ये नहीं है कि शख्सी तनकीद बहुत हमारे यहाँ अब हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में हो गई है और उसको हम समझते हैं कि जी अपोजिशन कर रहे हैं और हो रही है, लेकिन अपोजिशन जमातों का भी कुछ रोल है दुनिया भर के अंदर जी। वो इशू बेस्ड अपोजिशन करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नज़र नहीं आता कि तालीम, सेहत और इन चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हाँ बात होगी, लेकिन उन इशूज़ को एड्रेस कराने के लिए अपोजिशन का भी किरदार नज़र नहीं आता। तो कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन है ये 2 बड़ी जमातें अपने आप को ये समझती हैं कि एक अगर इक़्तिदार में है तो दूसरी कहती है कि हम उस बारी के अंदर हैं। तो फिर उसका काम ये नहीं होता कि वो कोई गाइडलाइन दे, कुछ प्रेशर, कुछ दबाव बढ़ाए हुकूमत के ऊपर कि वो ये पॉजिटिव काम करे, बल्कि वो पॉजिटिव काम करने भी नहीं देना चाहती है हुकूमतों को। और यही वजह है कि जब हुकूमत तब्दील होती है तो वो जाने वाली हुकूमत की अच्छे कामों के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, भले वो 80% मुकम्मल हुए हो, ये आगे उस काम को भी रोक देते हैं। ये बेवकूफ़ इतना भी नहीं समझते कि 80% जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है, इस कौम के टैक्सों से 80% पैसा उसका लगा हुआ है। ये आगे सिर्फ इस वजह से कि उसका नाम ना हो जाए या उसकी तख्तियाँ निकाल के अपने तख्तियों में लगा दिया जाए। मैंने आपको बताया कि ये अक्सरियत जो है, बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अक्सरियत पेशावर सियासतदान हैं। ये इसलिए तो नहीं कर रहे होते। अब हम जैसे लोग जो हैं आवाज़ बुलंद करते हैं, हम जैसे लोग काम करने की भी कोशिश करते हैं और हमारी जद्दोजहद अब रंग लाएगी इंशाल्लाह। दोस्त हम पर भी मेहरबान होंगे और वो दोस्त जो इनकलाबी जहन रखते हैं वो इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि वो फिर एक चांस पाकिस्तान के अवाम के लिए वो हमें भी देंगे और हम परफॉर्म करके बताएंगे। हम इस मुल्क को इस हालत पे, क्योंकि हमारे पे तो दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है। एक बहसीत पाकिस्तानी तो है, दूसरे हमारे आबा और अजदाद ने इस मुल्क को कायम किया है। उसके वो बुज़ुर्ग आज भी हमारे घरों के अंदर ज़िंदा हैं जो उस ज़माने की तारीख़ लेके बैठे हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक़ लखनऊ से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो या पंजाब से हो। ये जो माइग्रेशन हुई है, जो पाकिस्तान बना है, तो हम पर एक अपने बुज़ुर्गों का, पुरखों का एक कर्ज़ है
जो हम उतारने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद आप ये करते हैं देखिएगा हाँ कि हाँ वो पार्टी आए और जो भी आए, यकीनन मैं तो यही कहती हूँ कि बस आवाम के लिए काम करें और परफॉर्म करें, उसी को आप वोट दें जो आपके लोगों के लिए काम करता हो, आपको दिखाई दे, आपको जवाबदेह हो, आपको नज़र आए, उन लोगों को वोट दिया करें। क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि वोट तो कहीं से भी लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप उनको ढूंढते फिरें कि वो हैं कहाँ जिसको हमने वोट दिया। तो जब तक अवामी नुमाइंदे अवाम के अंदर ना हो, उनके हालात और मसाइल हल ना हो रहे हों, तो ये वोट की ताकत बहुत ज़्यादा, इसको समझना ज़रूरी है और ये कीमती है। राउंडिंग ऑफ एयर, लेकिन रऊफ साहब ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे, कुछ ज़रूर अच्छा सा और जो है वो आप हमें सुनाना चाहें तो ज़रूर सुनाइए कोई शायरी। चलें 4 मिससे जो आपका दिल तो करे। टाइम आपके पास इतना नहीं है जी। कि हमसे जो ज़िंदगी के अंधेरे संवर गए, हमसे जो ज़िंदगी के अंधेरे संवर गए, कुछ दोस्तों के चांद से चेहरे उतर गए। हमसे जो ज़िंदगी के अंधेरे संवर गए, कुछ दोस्तों के चांद से चेहरे उतर गए। एक फूल नजरे गेसुए जाना जो कर दिया, एक फूल नजरे गेसुए जाना जो कर दिया, जितने भी खार थे मेरे दामन में भर गए। वाह। तो हमारी ये पूरी जद्दोजहद का ये अलमिया है और इंशाल्लाह ताला इसी पैटर्न के ऊपर हमारा काम होगा। और अब आप लोग देखेंगे, और पाकिस्तान के अवाम से अभी आपने वोटों की बात की, मैं अवाम से कहता हूँ कि वो भाग गया 5 साल वोट दे के, आपने ऐसे शख्स को वोट क्यों दिया? वो दोबारा आएगा, आप क्या आगे हाथ जोड़ेगा, पैरों पे हाथ लगाएगा, आप बोलेंगे यार इतना बड़ा आदमी पैरों पे हाथ लगा रहा है। इसको ये नहीं पता कि पैरों पे हाथ लगा के तुम्हारा इख्तियार और तुम्हारा सर सब लेके जा रहा है। वो पूछो ना उनसे कि तुम्हें वोट दिया था, तुमने क्या किया। पूछेंगे अभी तो जा रहे हैं, तो अब एक फैशन हो गया, अब तो मीडिया भी है तो पूछते हैं कि भाई तुमने हमारे लिए क्या किया। वो भाई जीतने के बाद भी पूछो उससे, सही, वो इतना बड़ा कैसे हो गया। आपने उठा के उन लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं कि ये बदमाश है, उसके बावजूद भी वोट दे देते हैं। तो आप समझा ही सकते हैं ना, अकल तो अल्लाह देगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वोट जो है उसका दुरुस्त इस्तेमाल करना हकीकी मायने में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शंस होते ही इसीलिए हैं ताकि जो आपके मुंतखब नुमाइंदे वो आएँ। और फिर मुंतखब नुमाइंदों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अवाम को जो वादे करके आते हैं, जो बातें करते हैं इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर, उनको पूरा करें। थैंक यू सो मच रऊफ सिद्दीकी साहब फॉर कमिंग इन द शो एंड गिविंग अस टाइम। हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब अब इस सेगमेंट में बात होगी कि ख़वातीन का हुनरमंद होना और बाइख्तियार होना। जैसे मैं बार बार अपने मॉर्निंग शो में ज़रूर जिक्र करती हूँ और आपके लिए मिसालें भी ऐसे लेकर आते हैं, बहुत सारी ख़वातीन को आपसे ऐसी भी मिलवाते हैं कि जिन्होंने कुछ ना कुछ अपनी कैपेसिटी में वो काम करना चाहती हैं, कर रही हैं, उन्होंने कैसे इनिशिएटिव्स लिए, और जो अभी भी ख़वातीन घर बैठी हैं और जो सोचती हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन उनको मोटिवेशन चाहिए होती है, एक लाइन चाहिए होती है, गाइडलाइन चाहिए होती है, तो वो हम किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी के थ्रू मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पर लेकर आते हैं और वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आज ऐसे ही इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे पास 2 मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ भी मैं आपसे करवाऊंगी। रबीता मिसबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो रबीता। वेलकम। मुनज़्ज़ा ज़ुबैरी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुनज़्ज़ा आपको भी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। तो ये दोनों जो ख़वातीन हैं वो एक ऐसा काम कर रही हैं जो कि जितनी भी ख़वातीन जो कि अपने घरों में बैठकर काम करती हैं बहुत ज़्यादा हुनरमंद होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बनाती हैं, कोई कपड़े बनाता है, कोई कढ़ाई करता है, कोई पॉटरी करता है। तो डिफरेंट कामों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उनको प्रोजेक्ट करना और उनके बिजनेसेस को फ़रोग देने में अहम किरदार ये अदा कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। साथ साथ जो है वो हुनर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी रन कर रहे हैं। मज़ीद क्या हो रहा है और किस तरह ख़वातीन अगर कुछ करना चाहें तो आगे बढ़ सकती हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो रबीता, कमिंग टू यू, क्या क्या हो रहा है और किस तरह से जो है ना वो ख़वातीन कोई भी अगर काम करना चाहें तो कर सकती हैं और उसको आगे लेकर बढ़ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये इदारा 2 डिकेड से काम कर रहा है। इट्स बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन, इट्स कम्प्लीटली फॉर द वेलनेस ऑफ वुमेन और इट्स पॉवर्टी एलिमिनेशन थिंग। वी कंडेम बैगिंग, हम बैगिंग को सबसे पहले कंडेम करते हैं और जितनी भी स्किल बिल्डिंग वुमेन हैं उनको प्रमोट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। और सबसे पहले हमने इनके 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द मेजर प्रोजेक्ट, और उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडवोकेसी। एंड एम्पावरमेंट का ही प्रोजेक्ट है वी टुगेदर, दैट इज़ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टुगेदर।
इसमें हम जितनी भी पाकिस्तान से भी जो वुमेन है उनका पूरा क्लब बना हुआ है एंटरप्रेन्योर्स का, और उसको हम सामने लेके आते हैं इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ द KCCI हेड एंड वेब नेक्स्ट। ये सारे हमारे इदारे हैं जिनसे हम कनेक्टेड हैं। उनको हमने ऑर्गेनाइजिंग यानी कि नॉट ओनली उनको मेंटोरिंग दी है, उनको सेशंस प्रोवाइड किए हैं, मोटिवेशनल सेशंस दिए हैं, जितने भी रिस्क फैक्टर्स, NTN नंबर्स, ये सारे जो हैं वो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। सही, तो कौन कौन सी चीज़ों से या शोबों से मुंसलिक ख़वातीन आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड हैं मुनज़्ज़ा? Actually, I am a social media coordinator for the project हुनर बनाए ज़िंदगी। बेसिकली हमारे जो इदारे का नाम है वर्किंग वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट, तो वी आर नॉट ओनली वर्किंग फॉर द वेलफेयर, जिसका नाम सुन के हमारे जहन में आता है दैट वी आर प्रोवाइडिंग सम हेल्प फॉर देम, बट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, एंड आई एम लाइक देयर एम्प्लॉई टू प्रमोट ऑल द थिंग्स दैट दे मेक ओवर देयर, एंड आई हैव टू मार्केट ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक, किस किस तरह की ख़वातीन हैं आप लोगों के हमारे साथ पास जिनके जो क्या क्या काम कर रही हैं? हमारे पास 3 कैटेगरी है, ठीक है। और ये कैटेगरी उनके सामने डिस्प्ले नहीं है। वी नो द कैटेगरी वेरी वेल। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ हमारे पास एक बिल्कुल लोकल आर्टिसंस भी हैं, एंड लोकल आर्टिसन से हमने स्टार्ट किया। फिर एक B कैटेगरी जिनके पास कुछ इनकम है, कुछ उनके पास सहूलियत हैं। उनके बाद एक एलीट क्लास भी है हमारे पास। वी गॉट 3 कैटेगरी फुली डेवलप अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ हम उनको वो तमाम पेज दे रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक एलीट एंटरप्रेन्योर भी सामने खड़ा हुआ होगा और एक लोकल आर्टिसन भी सामने खड़ा होगा, एंड दे ऑल आर कोऑर्डिनेटिंग म्यूचुअली ऑन द सेम बेसिस। सो वी आर प्रोवाइडिंग देम एट आवर लेवल बेस्ट। और नॉट ओनली दिस, फॉर एग्जांपल जिस तरह से फ्यू एग्जांपल्स आर देयर, रिजन आर्ट एंड टुक वर्क, इसके साथ कैंडल मेकिंग। और एंटरप्रेन्योरशिप की टर्मिनोलॉजी ही ऐसी है कि इट्स रिस्क टेकिंग थिंग, इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स समथिंग दैट एन आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, और वो आइडिया हम उनका लेंगे, और इट्स नॉट चाइना बेस्ड थिंग, इट्स अबाउट देयर एक्चुअली हैंड मेड स्टफ़। और ये नॉट ओनली यंगस्टर्स हैं हमारे पास, छोटे, हमारे पास जो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर था वो 9 साल की बच्ची थी हमारी। वो क्या कर रही थी? एंड शी इज़ लाइक लिटिल फनकार, हर ब्रांड इज़, और शी इज़ अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर ऑफ आर्स। एंड मतलब एजड से भी एजड और यंगर से भी यंगर हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, और वी आर हेल्पिंग देम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड the basic thing is we together, and together we can overcome so many difficulties। जितनी भी risk factors उनको फेस करने पड़ते हैं, हम उनको मिनिमाइज करते हैं। नहीं तो क्या है, कोई प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करते हैं जहाँ कर वो प्रोजेक्ट करती हैं, या उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन मिल रही है? किस तरह से आप लोग उनको प्रमोट एंड सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, उनको ऑनलाइन सर्विसेज भी मिल रही हैं, उनको हम पूरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरह राइट नाउ वी आर लाइक एग्जिबिटिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन अ बिगेस्ट event, that is Fementia 24. It's for the women, as the name determines, Fementia, and it's by the women. We all are coordinating with them. जितने risk factors हैं और एक social media pressures होते हैं, बहुत कुछ होता है, वो सारे कवर करके हम उनको सामने लेके आते हैं। इसमें उनकी मीडिया ट्रायल भी होंगे, इसमें उनकी मीडिया इंटरव्यूज़ भी होंगे। वो सारे जो टेंशन्स और प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स भी हों, एक प्रॉपर एक आर्टिसंस भी हों, हम बहुत से ऐसे इदारों को भी प्रमोट कर रहे हैं अपने साथ मिला के, जिनके पास इतनी सहूलियत ही नहीं है कि वो आके अपने प्रोडक्ट को पेश कर सकें। ये हमारा इंशाल्लाह होने वाला है अभी इवेंट हैबिट सिटी में 13-14 जनवरी को इंशाल्लाह, फेमेंशिया 24। उसमें क्या होगा? ख़वातीन स्टॉल्स लगाएं, बिल्कुल प्रोजेक्ट करें, स्टॉल्स भी लगेंगे, प्रोजेक्ट भी होंगे, उसके साथ लाइव पिचेस भी होंगी। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के, और जो लाइव हिस्ट्रीज़ है, कुछ सिंगल मदर्स भी हैं बट दे आर वर्किंग हार्ड, कुछ बच्चियाँ यंग, फॉर एग्जांपल कुछ बहरिया यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे पास, कुछ हमारे पास NED की बच्चियाँ हैं जिनके भी काम हैं, कुछ भी एनीथिंग, दे आर कमिंग ओवर देयर एंड प्रमोट देयर थिंग्स। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो लोग आपके साथ मुंसलिक होना चाहें, जो ख़वातीन काम कर रही हैं, उनको वो कोई कंसल्टेशन लेना चाहें तो कैसे हेल्प ले सकती हैं? Of course, we got our even landline number, WhatsApp numbers, we got our social media platform, हमारी पूरी वेब डेवलप्ड हुई भी है, हमारी पूरी एक सोशल नेटवर्किंग है। ये जितने हमारे प्रोजेक्ट हैं इस वक्त, हुनर बनाए ज़िंदगी एक और बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है हमारा, जो हैबिट सिटी में इस वक्त प्लेस हुआ है हमारा। वो क्या है हुनर बनाए ज़िंदगी? बिल्कुल, वो हुनर बनाए ज़िंदगी की ये मार्केटिंग भी करती हैं, और वो लोकल आर्टिसंस को बताइए। हुनर बनाए ज़िंदगी इज़ आवर लोकल ब्रांड, जो कि हमारे ट्रस्ट के अंडर चलता है, और इसकी 2 कंपोनेंट्स हैं। एक हमारा इंटीरियर सिंध में काम करता है, जो कि सक्खर, शिकारपुर, लड़काना और एडजेसेंट एरियाज़ में, वहाँ पर हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा हमारा कराची में सुरजानी टाउन में SBTC के नाम से एक ट्रेनिंग सेंटर है, जिस दोनों जगह पे हुनर के नाम से ही हम लोग अपनी ब्रांडिंग करते हैं। और सारी जो है वहाँ की जो लोकल ख़वातीन हैं
जो अंडर प्रिविलेज एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं, हम उनको मौका देते हैं कि वहाँ पर आके ट्रेनिंग लें, अपने प्रोडक्ट्स बनाएं और जो अर्निंग हासिल करना चाहती हैं वो अर्निंग हासिल करें। तो उनके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमने एज अ कार्ड हैबिट सिटी में डिस्प्ले किए हुए हैं और जिससे उनको जो इनकम जनरेट होती है उसका रेवेन्यू हम उन ख़वातीन को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल से वेरी शॉर्टली आप ख़वातीन जो कुछ करना चाहती हैं उनके लिए क्या कहेंगी? ख़वातीन जो करना चाहती हैं, मैं सबसे पहले कहूँगी स्टे मोटिवेटेड एंड वन मोर थिंग इज़ योर विजडम, योर वेलबींग एंड योर वंडरनेस। आपके अंदर ना हर खातून के अंदर एक इतनी मुनफरिद पावर है एंड शी कैन डू इट एट देयर बेस्ट। वो मल्टीटास्किंग है। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, बीइंग अ वर्किंग मदर, ये सारे मल्टीटास्क जो हैं वो कर सकती हैं और वो आगे बढ़ें, अपनी स्ट्रेंथ को करें। एक बड़ी फेमस कोट है कि फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ एंड लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव एंड व्हाट यू लव डू एट द बेस्ट। और अब तो ऑनलाइन होने के बाद, ये चीज़ें प्लेटफॉर्म्स होने के बाद, अवेयरनेस होने के बाद और ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं। आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। आप बस सर्च करें, ढूंढें, अपने लोगों से जुड़ने की कोशिश करें, जहाँ से आपको मदद मिल सकती है उनसे रब्ते करें, ट्राई करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी में ग्रोथ बहुत, कल ही हम बल्कि बात करते थे ना कि कंफर्ट जोन से निकलें और ग्रो करने की कोशिश करें। तो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो रबीता। थैंक यू फॉर हैविंग अस विद यू, इट्स रियली ग्रेट हैविंग यू। शुक्रिया आप लोगों की आमद और वक़्त। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।